जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 का जो है क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ चुका है। ठीक है, ध्यान रखिए। और ये जो है क्वेश्चन पेपर का यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर जो है मिला सकते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड भी आप लोग यहाँ पे मिला सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आप लोग को जो है पूरा का पूरा जो है इसका सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो, हम इस चैनल पर सोल्यूशन करा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इस यानी कि पेपर में टोटल 138 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और इसमें से 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 30 गो लघु उत्तरीय यानी कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है और फिर 8 को जो है दीर्घ उत्तरीय यानी कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव, देखिए सब्जेक्टिव का वीडियो ध्यान रखिए, तो इसमें हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न का जो है डिस्कस करने के लिए हम जो है एक ही वीडियो में इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसको पार्ट वाइज जो है हम बना दे रहे हैं ताकि आपको भी देखने में सहूलियत हो। तो इसके पार्ट 1 में जो है ध्यान रखिए, इसके क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर के 7 तक के क्वेश्चन को हमने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ये जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं ये पार्ट 2 देख रहे हैं, ध्यान रखिए। और ये पार्ट 2 जो है ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग जहां तक हो सकता है वहां तक आज बनाएंगे, 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जहां तक हो सकता है। ठीक है, वहां तक हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये जो है पार्ट वाइज आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये सब वीडियोस मिलेगा कहां पे, तो आप लोगों को सिंपल सा जाना है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, ध्यान रखिएगा। और वहां पे प्लेलिस्ट में देखिएगा तो मॉडल पेपर का जो है ध्यान रखिएगा, मॉडल पेपर का जो है ध्यान रखिएगा, एक प्लेलिस्ट हम बना करके रखे हुए हैं। ठीक है, उसी मॉडल पेपर के जो है प्लेलिस्ट में आपको ये पार्ट वाइज जो है वीडियोस मिल जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट का हम एक ही मॉडल पेपर के प्लेलिस्ट में अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो गणित का भी आपको वहां पे मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जाकर के देख लीजिए, आप लोग के लिए सहूलियत तो हो जाएगा। तो चलिए अब बिना देर किए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे 8 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हमने चित्र पहले ही से बना लिया, क्योंकि चित्र बनाने में हमको दिक्कत हो रहा था, ध्यान रखिए। तो इसको हम पहले से यहाँ पे ड्रॉ करके रख लिए हैं ताकि आपका समय बर्बाद हम ना करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये 8 नंबर जो क्वेश्चन है हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन केवल देगा, आपको चित्र नहीं देगा परीक्षा में, ध्यान रखिए। चित्र आपको अपने से ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे चित्र बना लिए हैं और यहाँ पे आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, सिद्ध करें कि वर्ग का एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ध्यान रखिए। हम यहाँ पे एक वर्ग ले लिए हैं, क्या ले लिया जी, एक वर्ग ले लिए, ध्यान रखिएगा। और इस वर्ग का हम लोग नाम देते हैं, जैसे यहाँ पे नाम देते हैं ए, फिर बी और फिर यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। ठीक है, ये एक वर्ग हो गया हम लोग का ABCD, ध्यान रखिएगा। इसके देखिए एगो भुजा पर ध्यान रखिए, तो यहाँ पे एगो भुजा देखिए BC यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस भुजा पर क्या बना है जी, एगो समबाहु त्रिभुज जो है बना दिया, यानी कि एगो भुजा जो कच्ची BC है, इस पर एगो समबाहु त्रिभुज हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो इसका हम नाम देते हैं BCD हो गया, तब यहाँ पे बिंदु E दे देते हैं, ध्यान रखिए। तो BCE एगो समबाहु त्रिभुज यहाँ पे बन गया है। ठीक है, कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो है उसी वर्ग के विकर्ण पर, यानी कि जो वर्ग बनाए है ना इसी वर्ग का जो विकर्ण है, तो विकर्ण यहाँ पे एक AC खींचे, ध्यान रखिए। इस विकर्ण पढ़ेगा क्या जी, एगो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, इस वर्ग का ध्यान रखिएगा, इस वर्ग का यहाँ पे एगो विकर्ण है, इस पर हमने एगो समबाहु त्रिभुज बनाया है और यहाँ पे हमने F लिखा है। एक्चुअल में सवाल क्या कर रहा है इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए एक वर्ग है, इस वर्ग के एक भुजा पर समबाहु त्रिभुज को बनाना है, एक वर्ग के एक अच्छी जी इसके भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बनाना है और फिर इसी वर्ग के विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो आपको साबित यही करना है कि है जो समबाहु त्रिभुज बना ना विकर्ण पर, ठीक है, इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होगा, क्षेत्रफल है जो भुजा पर बना है समबाहु त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल क्या होगा जी, इसके आधा होगा। ठीक है, इसी बात को यहाँ पे साबित करना है, क्वेश्चन में यही बात लिखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, फिर समझिएगा, चित्र बना लीजिएगा, उसके बाद जो है आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये सब सवाल जो है बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो फिर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बात को समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन लिखेंगे तभी जाके इसको सॉल्व कर पाएंगे। वैसे अगर परीक्षा में आपको जो है क्वेश्चन पूछा जाता है 2 अंकों के लिए, कितना अंकों के लिए पूछेगा जी, 2 अंकों के लिए, क्योंकि अभी लघु उत्तरीय प्रश्न हम बना रहे हैं, रखिए। तो 2 अंकों के लिए प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे बढ़िया बढ़िया जो है कम समय लेने वाले जो है क्वेश्चन भी आपके क्वेश्चन पेपर में उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, अगर आपको यही क्वेश्चन बनाने का मन हो तो कैसे बनाएंगे इसको हम यहाँ पे समझा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं। अब सॉल्यूशन में देखिए जो जो चीजें दिया होता है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक टॉपिक यहाँ पे डालना लेते हैं, गिवन में निकासी जी, इसमें वही बात को लिखते हैं जो प्रश्न में दिया रहता है। ठीक है, रखिए, यानी कि दिया है वो वाला बात को इसमें हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं।
तो देखिए इसमें दिया था कि वो वर्ग होगा, उसके एक भुजा पर समबाहु त्रिभुज होगा और फिर उसके विकर्ण पर भी एक समबाहु त्रिभुज होगा। ये बात जो है इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है ABCD तो कुछ दिया नहीं है, हमने अपने से यहाँ पे ABCD माना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना की। क्या लिखेंगे जी, माना की। देखिए बिल्कुल परीक्षा में ऐसे ही लिखना है जैसे हम यहाँ पे लिखवा करके बता रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेते हैं, लेकिन आपको हम एकदम बेहतर तरीके से बना करके दिखाते हैं ताकि आपको जो है 2 में 2, 5 में 5 आराम से अंक आए। नहीं तो बाकी सब विद्यार्थी देखबे करते हैं 100 में 100 बना के आता है, फिर नंबर आता है 60 को, 40 को, 50 को, ऐसे करके नंबर आता है। तो वैसा वाला काम हम लोग को नहीं करना। हम लोग 100 नंबर को बनाएंगे ना, तो 100 में 100 हम लोग को प्राप्त करना है। इस टाइप से हम बनाते हैं ताकि आपका जो है मैंने कुछ भी जो भी मेहनत आप लोग परीक्षा में करेंगे उसका पूरा का पूरा आपको रिजल्ट मिले तो मिले, इसके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, इतना टाइम लेके बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोग जैसे जैसे हम लिख रहे हैं ना वैसे वैसे ही परीक्षा में आप लोग लिखिएगा, बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। देखिए माना कि ABCD एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है। हम लोग क्या करेंगे जी, मान लेंगे कि ABCD का है जी एक वर्ग है, जिसके भुजा BC पर, देखिए हमने एक त्रिभुज जो बनाया था समबाहु त्रिभुज, ये भुजा BC पर बनाया। देखिए B और C इस भुजा पर हमने यहाँ पे एक त्रिभुज को बनाया है, जिसके एक भुजा BC पर, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज, क्या चीज जी, एक समबाहु त्रिभुज BCE का E खींचा, ठीक है, ध्यान रखिए, E खींचा, तथा इसके इस वर्ग के विकर्ण, ध्यान रखिए, इस वर्ग के विकर्ण कौन सी जी है, AC है विकर्ण, ध्यान रखिए, इस वर्ग के विकर्ण AC पर एक अन्य समबाहु त्रिभुज ACF, ठीक है। देखिए ACF एक त्रिभुज को जो रचना किए हैं इस समबाहु त्रिभुज, ध्यान रखिए, और इसका नाम क्या है जी, ACF है, ACF, ठीक है, ध्यान रखिए। तो समबाहु त्रिभुज ACF खींचा, ध्यान रखिए। तो इस सवाल के अनुसार जो है हमने खींच लिया है, इसमें एक वर्ग है और 2 समबाहु त्रिभुज है। हमने इस बात को यहाँ पे मेंशन कर लिया, किसका किसका क्या नाम है, कहाँ पे खींचा गया, ये सब बात यहाँ पे मेंशन कर लेना होता है, तो आप लोग भी मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को लिखना है टू प्रूव, ठीक है। क्या लिखेगा जी, आप लोग लिखिएगा टू प्रूफ लिखिएगा, और ये टू प्रूफ में क्या लिखना होता है, जो चीज साबित करना हो तो उसी बात को लिखना है, ठीक है। तो साबित करना है, ध्यान रखिएगा, इसमें साबित करना है जो बात हम लोग लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे साबित करने वाला बात हम लोग लिखेंगे। क्या हम लोग को साबित करना है, ध्यान रखिए, तो यहाँ पे साबित करना है कि जो है बड़का त्रिभुज है इसके क्षेत्रफल का आधा है छोटका त्रिभुज, ठीक है, ध्यान रखिए। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे साबित करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन जी, ACF, ठीक है, ACF, इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज ACF का जो क्षेत्रफल है, AR को हम लोग एरिया पढ़ते, ध्यान रखिए। तो इस त्रिभुज इस त्रिभुज ACF का जो है क्षेत्रफल ये बराबर होगा 1/2 गुने एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सी जी, यहाँ पे BCE यहाँ पे लिख देते हैं, BCE, ठीक है। यानी कि हाई त्रिभुज का जो है आधा होगा, 1/2 को हम लोग आधा पढ़ते हैं, तो इसका आधा है क्या चीज जी, आधा है, गड़बड़ हो गया। यहाँ पे छोटका जो होगा वो क्या होगा जी, बड़का का आधा होगा, ठीक है। छोटका जो होगा यानी कि हाई वाला जो त्रिभुज है ये बड़का का जो है आधा है, ध्यान रखिए। इसका आधा जो है ये बड़का नहीं है, ध्यान रखिए, इसमें गलत जगह लिख दिए हम लोग, इसको उल्टा लिख दिए, ठीक है। हम लोग को सीधा लिखना चाहिए, गड़बड़ी हो गया, माई मिस्टेक, ठीक है। एरिया ऑफ त्रिभुज BCE जो छोटका त्रिभुज है, ध्यान रखिए, त्रिभुज जो है त्रिभुज BCE इज इक्वल टू क्या होगा जी, 1/2 गुने एरिया ऑफ त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ACF, यानी कि जो बड़का त्रिभुज है इसका आधा होगा छोटका त्रिभुज, ठीक है। हम वहां पे थोड़ा सा गलती लिख देते हैं, इट्स माय मिस्टेक, ठीक है, ध्यान रखिए, उसको सुधार लीजिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं, ये साबित करना है वाला बात यहाँ पे लिख लिए। अब यहाँ से हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं, आप लोग को ये बात पता होना चाहिए। प्रूफ का मतलब होता है यहाँ से प्रमाण दे रहे हैं, प्रमाण यानी कि यहाँ पे उत्पत्ति जो है, चाहे उपपत्ति जो है, जो भी बोलते हैं, ध्यान रखिए। तो यहाँ से हम लोग प्रूफ करना शुरू कर रहे हैं, यानी कि सवाल को बनाना अभी यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। हाई वाला जो यानी कि जो बात होता है वो सवाल का ही बात होता है, जो सवाल में कहा होता है उसी को अपने तरीके से हम लोग लिख देते हैं, दूसरा कुछ नहीं करना होता है। तो यहाँ पे प्रमाण दे रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे प्रमाण देने के लिए देखिए, सबसे पहले इस बात को समझिएगा थोड़ा सा बढ़िया से।
कि यहाँ पे ABCD जो है एक वर्ग है, ध्यान रखिए। इस वर्ग के एगो भुजा पर समबाहु त्रिभुज है और इसके विकर्ण पर जो है एगो समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। सबसे पहला बात तो आप लोग को यहाँ पे मानना होगा, देखिए एगो भुजा यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे एगो विकर्ण है। इन दोनों का लंबाई का हमें भविष्य में जरूरत पड़ेगा। कहाँ जरूरत पड़ेगा हम थोड़ा सा बताएंगे बाद में, लेकिन पहले इन दोनों भुजा का लंबाई यहाँ पे आप लोग मान लीजिए चाहे लिख लीजिए, ठीक है। ध्यान रखिए तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिखेंगे क्या चीज़ है, हम लोग विकर्ण निकाल लेते हैं यहाँ पे। चूंकि वर्ग का विकर्ण हम लोग विकर्ण का लंबाई निकाल लेते हैं। ध्यान रखिए वर्ग का विकर्ण AC इज इक्वल टू क्या होगा जी, वर्ग का विकर्ण जो AC है, ध्यान रखिए AC इज इक्वल टू क्या होगा। तो आप लोग कहेंगे सर देखिए जो वर्ग का विकर्ण होता है वो होता है √2 गुने भुजा होता है। √2 गुने क्या होता है जी, भुजा होता है। और भुजा इसमें कौन हम लोग मानेंगे जी, BC, क्योंकि हम लोग BC के देखिए आधार इसका BC है, इसका आधार AC है, तो हम लोग BC और AC में ही खेलेंगे। ध्यान रखिए दूसरा कुछ यहाँ पे नहीं लिखेंगे बकवास टाइप का, ठीक है। ध्यान रखिए तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, AC इज इक्वल टू √2 BC हो जाएगा। यहाँ पे गुना का चिन्ह चाहे तो हम हटा भी सकते हैं, क्योंकि आप लोग को ये बात याद रहना चाहिए। ध्यान रखिए बात क्या याद रखना चाहिए, अगर आप लोग चाहें तो सूत्र भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे सूत्र हम नहीं लिखे हैं तो सूत्र भी लिख सकते हैं। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है जी, √2 गुने भुजा होता है, ठीक है। ये वाला सूत्र आप लोग याद रखिएगा। तो इसीलिए यहाँ से AC का जो मान निकलेगा, देखिए AC जो है विकर्ण है, ध्यान रखिए तो AC जो विकर्ण है वो √2 गुने क्या होगा जी, है एगो भुजा के बराबर होगा। तो भुजा के रूप में हम लोग BC लेंगे, दूसरा कोई भी भुजा हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम बाकी में संबंध नहीं निकालने वाले हैं। हम BC आधार है यहाँ पे, देखिए इस त्रिभुज का आधार BC है और इस त्रिभुज का आधार AC है, इसीलिए हम इसी दोनों में जो है रिलेशन यहाँ पे ले रहे हैं। बाकी भुजा से हमको कोई अभी फिलहाल मतलब नहीं है, ठीक है। तो AC का मान यहाँ पे हमने निकाल लिया √2 BC, इसका जरूरत पड़ेगा बाद में। अब थोड़ा सा बात को समझिए, है तो दोनों त्रिभुज का चीज समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। जो BCE जो है और यहाँ पे ACF है, ये दोनों का दोनों त्रिभुज क्या है जी, समबाहु त्रिभुज है। अगर समबाहु त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे जी, समरूप होंगे कि समांसम होंगे। तो आप लोग सर समरूप होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों कोण समान कोणिक होंगे। कहने का मतलब जो है तीनों कोण जो है इसका 60 डिग्री है और इसका भी तीनों कोण का है जी 60 डिग्री है, यानी कि तीनों कोण के बराबर है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा तो ए समरूपता कसौटी से क्या होगा जी, दोनों का दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो जाएगा। ध्यान रखिए क्या हो जाएगा जी, समरूप हो जाएगा। यानी कि समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं जी, समरूप होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं जी, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण क्या होते हैं जी, 60 डिग्री के होते हैं। 60 डिग्री के होता है, चाहे होते हैं लिख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम होते हैं लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण क्या होंगे जी, 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे जी, इसलिए त्रिभुज, ठीक है, कौन जी, BCE तथा त्रिभुज ACF क्या होंगे जी, त्रिभुज ACF समान कोणिक होंगे। क्या होंगे जी, समान कोणिक होंगे, ठीक है। और जब समान कोणिक होंगे तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे जी, सर्वांगसम हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा तो इसलिए त्रिभुज, ध्यान रखिएगा BCE, ध्यान रखिएगा BCE क्या होंगे जी, समरूप हो जाएंगे त्रिभुज ACF के, ठीक है। ध्यान रखिएगा त्रिभुज ACF के क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, हमको यहाँ पे क्षेत्रफल में बात करना था, ठीक है। ध्यान रखिएगा तो हम लोग को पता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाए, अगर दो त्रिभुज क्या हो जाए जी, समरूप हो जाए, ठीक है, तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये बात आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वो बात को मेंशन करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं जी, कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, जैसे जैसे लिख रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा वैसे वैसे आप लोग परीक्षा में लिखिएगा। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता है जी, क्षेत्रफलों का अनुपात, ध्यान रखिएगा दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के
वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये वाला थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे, ध्यान रखिए, ठीक है। ये वाला थ्योरम क्या होंगे जी, पढ़े होंगे। बराबर थोड़ा सा हम सही से लिख देते हैं, बराबर, ठीक है। अगर आप लोग को ये थ्योरम नहीं पता है कहाँ पे है, तो आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में देखिएगा स्पेशल जो है छठा चैप्टर का सभी थ्योरम के बारे में है मैंने कि बताए हुए, ठीक है। देखिए उस प्लेलिस्ट को खोलिएगा तो इस माने कि थ्योरम को हमने सिद्ध भी किया है, और साथ में इसके बारे में हमने जिक्र भी किया है, बताया भी है, ठीक है। और उसमें मेरा चेहरा भी आपको दिख जाएगा, तो जरूर जाकर के बाद में इस थ्योरम को साबित करना सीख जाएगा, क्योंकि ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा करता है 5 अंकों में, ठीक है। तो ये थ्योरम जो है आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। तो दोस्त उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये वाला बात हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, अगर समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, ध्यान रखिए वो क्या होता है जी, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान रखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए ध्यान रखिए एरिया ऑफ कौन जी है BC, कौन सी जी BCE, ठीक है। ध्यान रखिए एरिया ऑफ त्रिभुज BCE, हम लोग यहाँ पे देखिए पहले BCE को रखना है, रखिए तो यहाँ पे त्रिभुज हम लोग BCE ऊपर रख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को BCE का मान निकालना है। आप चाहे तो कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है, वो क्या होता है, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, तो होता है, ठीक है। तो आप इसको ऊपर लिखे चाहे नीचे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि अनुपात जो है सेम ही रहने वाला है, ठीक है। ध्यान रखिए, लेकिन हम यहाँ पे ऊपर लिख रहे हैं क्योंकि हमको स्टेप यहाँ पे कम पड़ेगा, ये पहले यहाँ पे जो है त्रिभुज BCE का जो क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है, इसलिए हमें यहाँ पे ऊपर रखना है, ठीक है। अगर इसका क्षेत्रफल का मान निकालना होता तो क्या करते जी, इसको हम लोग ऊपर रख सकते थे, ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप देखते हैं बट्टा में क्या रहेगा जी, एरिया ऑफ त्रिभुज, देखिए BCE हो गया, तो अब यहाँ पे त्रिभुज जो है ACF रहेगा, ACF, ठीक है। ध्यान रखिए ये दोनों त्रिभुज जो है, ध्यान रखिए ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा क्या होगा जी, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। तब यहाँ से जो है संगत भुजा हम लोग कौन कौन लेने वाला है, तो हम लोगों ने पहले ही निकाला था, यहाँ पे AC और BC निकाला था संगत भुजा, ध्यान रखिए। इसमें क्या चीज जी, देखिए इसमें का AC और इसमें का जो है BC हमने निकाला हुआ था, ठीक है। ध्यान रखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, हम लोग BC ऊपर लेंगे, देखिए इस त्रिभुज का जो संगत भुजा कौन है जी, BC है, और इस त्रिभुज का संगत भुजा कौन है जी, AC है, तो हम लोग यहाँ पे ले लिए, इसके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, इसके वर्गों के अनुपात क्या होगा जी, बराबर होता है। यहाँ पे स्क्वायर हम लोग चढ़ा लेंगे, ठीक है, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, ध्यान रखिए, तो स्क्वायर का हम लोग क्या करेंगे जी, स्क्वायर यहाँ पे चढ़ा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इस फार्मूला का मतलब इस फार्मूला करें, इस थ्योरम का जो है आप लोग उपयोग कर सकते हैं कि दो को अगर त्रिभुज का हो जाए जी समरूप हो जाए, तो इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा, क्षेत्रफल का जो अनुपात निकाला, अनुपात यानी कि बटा जो निकाला है, ध्यान रखिए इन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, ये बात आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे जी, इसका अनुपात निकालेंगे, तो इसके लिए कटाना पड़ेगा, ध्यान रखिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे जी, कटाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा जी, एरिया ऑफ त्रिभुज BCE और बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज ACF जो है बराबर आएगा किसके जी, देखिए BC जो है वो BC ही रखिए, और यहाँ पे देखिए AC का मान हमने निकाला था √2BC, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे AC का मान हम लोग क्या निकालेंगे जी, √2BC हम लोग रख लेंगे, ध्यान रखिए, और इसका स्क्वायर कहा है तो स्क्वायर हम लोग कर लेंगे। अगर आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा हो तो हम थोड़ा सा साफ लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, √2BC, ठीक है, ध्यान रखिए, और इसका हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे AC का मान कितना है, √2BC है। आप लोग चाहे तो यहाँ पर राइट साइड में जो है आप लोग लिख भी सकते हैं, ध्यान रखिए, यहाँ पे आप लोग कॉपी में चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं राइट साइड में कि AC, चूंकि यहाँ पे AC = √2BC आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पे AC की जगह पे जो √2BC रख रहे हैं वो उसके बराबर है, इसलिए हम रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप उस बात को मेंशन कर सकते हैं, और इस बात को हमने निकाला कहाँ पे, यहाँ पे निकाला है, ठीक है। तो वहाँ पे मेंशन करने का अगर आपको मन करे तो जरूर कीजिए, नहीं मन करता तो छूट जाता है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज BCE और बटा में क्या चीज, एरिया ऑफ त्रिभुज ACF, ठीक है, ध्यान रखिए ये किसके बराबर होगा जी, तो देखिए BC का स्क्वायर है, तो यहाँ पे BC का स्क्वायर कर लेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, आप लोग सर 2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और रूट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। आप BC का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे क्या होगा जी, BC का स्क्वायर करेंगे तो BC स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, तो BC स्क्वायर से BC स्क्वायर यहाँ पे कट जाएगा, तो क्या होगा जी, तो आप लोग सर एरिया ऑफ त्रिभुज BCE जो है, ठीक है, ध्यान रखिए BCE, और यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ACF, ध्यान रखिए ये क्या होगा जी, बराबर हो जाएगा, BC से BC कटे तो BC कम BC, तो ऊपर कितना बचेगा जी 1, और नीचे कितना बचेगा 2 बचेगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इसलिए एरिया ऑफ कैसे जी, त्रिभुज BCE जो है हम लोग निकाला, ठीक है, ध्यान रखिए BC जो हम लोग निकाल रहे हैं वो क्या होगा जी, देखिए बट्टा के नीचे है त्रिभुज ACF, ठीक है, ध्यान रखिए ACF कहाँ जी, बट्टा के नीचे है, तो कहाँ जाएगा, उधर जाएगा, ध्यान रखिए, तो उधर जाएगा तो किस में जाएगा जी, गुना में चला जाएगा, बट्टा का जो नीचे है उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा जी, गुना में जाएगा, तो गुना में हो जाएगा एरिया ऑफ
त्रिभुज ACF यहाँ पे हो जाएगा। और इसी बात को देखिए यहाँ पे साबित करना है। साबित क्या करना था जी, यही वाला बात यहाँ पे साबित करना था। तो हमने यहाँ पे साबित कर दिया। तब क्या लिख देंगे जी, नीचे हम यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड लिख देंगे, यानी कि साबित हो गया। ठीक है, और इतना लिख देंगे तो आप लोग का यहाँ पे आराम से 2 में 2 आ जाएगा। लेकिन हम आप लोग से यही कहना चाहेंगे कि अगर आपसे जो है ये सवाल जो है पूछता है, ध्यान रखिएगा, अगर आपके परीक्षा में ये वाला जो है सवाल आपसे पूछा जाता है आपके परीक्षा में, ठीक है, तो आप इस सवाल को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें बनाने में आपको टाइम ज्यादा लगेगा। अगर ज्यादा टाइम लगता है तो आपके पास देखिए 30 गो लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, 30 गो लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको मात्र 15 ही क्वेश्चन बनाना है। यानी कि 15 को कठिन प्रश्न को आप कर सकते हैं जी, छोड़ सकते हैं। तो अगर 15 कठिन प्रश्नों को आप लोग छोड़ सकते हैं तो उसमें से एक प्रश्न इसको भी बना सकते हैं कठिन में, ठीक है ना, तो इसको आप लोग छोड़ भी सकते हैं। लेकिन सीखना जरूरी है, क्योंकि क्या पता कि अगर 15 को जो है आपसे वो बनवे नहीं करे, ध्यान रखिए, जो 15 को छोड़ना चाह रहे हैं उसमें ये वाला क्वेश्चन आ जाए, ध्यान रखिए, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो इसलिए आप लोगों को ये बनाने तो आना चाहिए, क्योंकि जब कुछ भी विकल्प ना बचता हो तो ध्यान रखिएगा ये वाला सवाल तो बनाना ही पड़ेगा आपको, चाहे लंबा बने चाहे छोटा बने, ठीक है। लेकिन आप कोशिश जरूर कीजिएगा कि आप परीक्षा में छोटे छोटे प्रश्नों को ही बनाएं, ताकि आपका समय कम लगेगा, और जब समय कम लगेगा तो आप आराम से जो है परीक्षा में मैनेज कर पाइएगा अपने आप को, ठीक है। तो ये सवाल जो है कुछ इस तरह का है और आप लोग आराम से बना सकते हैं। अच्छा, इसका जो है PDF आप लोग को हम दे देंगे, कहाँ पे जी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। तो आप लोग जा करके नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में देखिए, और टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग जा करके इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन बना लिए। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। बड़े ही आसान सा क्वेश्चन है 9 नंबर। देखिए क्या कर रहा है जी, त्रिभुज ABC के भुजा BC पर एक बिंदु D है, ठीक है। ये छोटका D नहीं होगा, बड़का D होगा, गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गया, छोटका D, ठीक है। D इस प्रकार है कि कोण ADC = कोण BAC। तो अभी तो बात जो है पता चलेगा जब हम लोग त्रिभुज का रचना कर लेंगे, तभी पता चलेगा, ठीक है, कि आखिर कहाँ पे आ रहा है त्रिभुज, कहाँ पे नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल को जो है ड्रॉ कर लिए, ठीक है। इसका हम लोग यहाँ पे नाम लिख देते हैं, ठीक है। नाम क्या लिखते हैं, देखिए जैसे ABC यहाँ पे त्रिभुज का है, तो हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ पे त्रिभुज ABC हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। इस BC पर एगो बिंदु D लेना है, ठीक है। तो BC पर ही क्या कर रहे हैं जी, एगो बिंदु हम लोग D यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि इस प्रकार है कि कोण ADC है, ADC यानी कि अच्छा यहाँ पे कोण बन रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोण एगो बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए कोण बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, एक लकीर खींच देंगे, ध्यान रखिए, और ई लकीर मेरा लकीर है, ठीक है, ई लकीर मेरा लकीर है, ठीक है। तो यहाँ पे लकीर हम लोग क्या कर देते हैं जी, खींच देते हैं यहाँ पे। अरे रुक जा भैया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक लकीर खींच दिया। देखिए यहाँ पे कोण बन रहा है ADC है, देखिए ADC यहाँ पे जो है एक कोण बन रहा है। इस कोण को हम यहाँ पे पीला कलर से जो है दिखा देते हैं। ये वाला जो है कोण बन रहा है ADC, ठीक है। उसको देखिए कोण BAC के बराबर है, तो BAC यानी कि इस कोण के बराबर है, इसमें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यानी कि हाई वाला जो कोण है वो है पूरा कोण के बराबर है, ये सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको साबित करना है कि CA बटा में CD। तो देखिए CA जो है यहाँ पे है, ध्यान रखिए, और CD कहाँ पे जी, CD जो है यहाँ पे है, ये देखिए ध्यान से। तो CA और CD जो है इस राइट साइड वाले त्रिभुज का हिस्सा है, ठीक है। रखिए देखिए CA और CD का है जी, राइट साइड वाला जो त्रिभुज है इसका हिस्सा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे CB दिया है, तो देखिए CB यानी कि पूरा का पूरा दिया है बड़का, ध्यान रखिए, यानी कि बड़का त्रिभुज का ही बात करेगा, बड़का त्रिभुज का चीज। यहाँ पे देखिए CB हो गया, और यहाँ पे CA, यहाँ पे देखिए ये जो है CA, ये भी बड़का त्रिभुज में या छोटका त्रिभुज दोनों में से किसी भी एक त्रिभुज का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों का दोनों यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि हाई वाला जो राइट साइड वाला त्रिभुज है इसमें का भुजा, और बाकी जो है बड़का त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है, और ये अनुपात में दिया है। तो और आपको पता है कि जब भुजाएं अनुपात में है, इसका मतलब जो है जरूर दोनों त्रिभुज का होंगे जी समरूप जो है रहे होंगे। अगर समरूप रहे होंगे तो उस कंडीशन में इसको हम लोग क्या करेंगे, इनके भुजाओं को अनुपात में किए गए होंगे, ठीक है। तो यानी कि हमारा यहाँ पे फोकस यही होना चाहिए कि जो छोटका त्रिभुज का जो भुजा मिल रहा है हमको CA और CD, तो यानी कि छोटका त्रिभुज को और बड़का त्रिभुज का जो भुजा मिल रहा है CB और यहाँ पे CA, ध्यान रखिए। तो इस बड़का त्रिभुज को दोनों का कर लीजिए हम लोग समरूप कर लें। अगर समरूप हो जाएगा तो हम लोग आराम से इसके भुजा को क्या करेंगे जी, हम लोग बटा के रूप में लिख पाएंगे। तो समरूप साबित करने के लिए हम लोग को सोचना पड़ेगा। तो समरूप साबित करने से पहले हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ पे गिवन ओवन जो है लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे क्या चीज, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। और ये सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग सबसे पहले लिखते हैं गिवन, जो कि गिवन का मतलब होता है दिया है, यानी कि सवाल में जो दिया होता है उसे लिखते हैं। तो सवाल में दिया क्या है तो आप लोगों को पता है, देखिए
सवाल में क्या दिया है, तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे सवाल में जो दिया है, ठीक है, वो दिया है एक त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, क्या दिया जी, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, क्या दिया जी, त्रिभुज ए बी सी के भुजा, देखिए यही वाला जो बात है पूरा का पूरा आप लोग लिख लीजिएगा, जो कि दिया हुआ है वही वाला बात को लिखिएगा। इसमें जो है ए बी सी डी दे दिया, तो हमको मानने की जरूरत नहीं है, जो सवाल में दिया है बस वही आपको छाप देना है गिवन में, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी के भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि, ठीक है, यहाँ पे क्या चीज, कोण ADC बराबर है कोण BAC के, ठीक है ना, रखिए ये जो है दोनों का दोनों यहाँ पे बराबर है, ए वाला जो है बात यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या चीज, टू प्रूफ को हम लोग लिखेंगे, यानी कि जो साबित करना है हमें उसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो साबित करने में क्या साबित करना है ये बात आप लोग थोड़ा सा देखिए। साबित करने में हम लोग को CA के बटा में हम लोग को CD लाना है, ध्यान रखिए, और यहाँ पे देखिए CB के बटा में CA लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे CB के बटा हम लोग ला लेंगे जी, CA ला लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हम लोग को प्रूफ स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी कि हम लोग प्रमाण यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यानी कि प्रूफ करना स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। और हमने आपको बताया कि प्रूफ करने के लिए आप लोगों को ध्यान रखना होगा, प्रूफ करने के लिए आप लोग क्या करना होगा जी, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये छोटका त्रिभुज को और बड़का त्रिभुज को हमें समरूप साबित करना होगा। अगर समरूप साबित कर लिए तो हम भुजाओं को बट्टा के अनुपात में, भुजाओं के अनुपात में हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो समरूप साबित होने के बाद ही ये वाला बात लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए हम लोग को समरूप साबित करना होगा, और समरूप साबित करने के लिए देखिए एक जो है यहाँ पे कोण बराबर दिया है, अगर किसी भी तरीके से एक कोण बराबर कर लें तो हम लोग का हो जाएगा जी, ये त्रिभुज जो है समरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कोण जो C है वो इधर वाले जो है त्रिभुज, छोटका त्रिभुज और बड़का वाला त्रिभुज जो है, ध्यान रखिए, इन दोनों त्रिभुज में यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा है। अगर कॉमन है तो देखिए दो कोण जो है हम लोग को बराबर हो गया, एक तो कोण ए वाला और ए वाला बराबर होगा, ध्यान रखिए, और एक जो दूसरा कोण हुआ वो यहाँ पे कॉमन से जो है कोण C जो है बराबर हो गया, ठीक है। अगर दो कोण हम लोग का बराबर हो जाता है तो इसका मतलब हुआ, अगर दो कोण हम लोग का बराबर हो जाता है तो इसका मतलब है कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे ए उपप्रमेय से। तो हम लोग इसी उपप्रमेय का उपयोग करके इसको समरूप साबित करने वाले हैं। हम लोग का यहाँ पे मकसद क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग सीधे सीधे चलते हैं कौन सा त्रिभुज में, देखिए हम लोग ADC में चलेंगे, ठीक है, त्रिभुज ADC में तथा क्या चीज में चलेंगे जी, ध्यान रखिए, ADC में हमको C कॉमन रखना है और D जो कोण बराबर है, ध्यान रखिएगा, उसको बीच में रखना है, ठीक है। तो हम लोग को ये बड़का त्रिभुज में जब लिखना होगा तो C जो कॉमन है उसको हम लोग लास्ट में लिखे, देखिए है जो कॉमन वाला पार्ट है उसको लास्ट में लिखे, और जो कोण बराबर हो रहा है, ध्यान रखिए, वो क्या चीज जी, इसको बीच में लिख रहे हैं। तो क्या करेंगे जी, C को हम लोग लास्ट में लिखेंगे और जो कोण बराबर है उसको बीच में लिखेंगे, तो यानी कि हम लोग को B से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो BAC यहाँ पे हो जाएगा। तो त्रिभुज किसमें जी, BAC में हम लोग चलेंगे, यानी कि क्रम का जो है आप लोग को ध्यान रखना होता है, ये बात आप लोग को पता है। तो देखिए इसमें कोण जो C है जिसको लास्ट में हम लिखे हैं, एक कॉमन से बराबर है, और यहाँ पे जो कोण D और यहाँ पे कोण A दिखाई दे रहा है, ठीक है, देखिए D और जो A दिखाई दे रहा है, ये कोण बराबर है, तो ध्यान रखिए इसको हम लोग बीच में लिखे हैं, ठीक है। और जो हम लोग बराबर नहीं किए उसको सबसे पहले लिखे हैं, A और B यहाँ पे बराबर हम नहीं किए तो उसको हम लोग सबसे पहले लिखे हुए हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्रम को जो है ध्यान रखना है, कौन किसके बराबर हो रहा है इसको हम लोग को ध्यान रखना होगा, तभी जाके आप लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, कोण ADC जो है दिया है, कोण ADC बराबर दिया है कोण BAC के। अगर आपको नहीं पता चलता है कि माने कि इस क्रम को कैसे लिखे, ध्यान रखिए, तो यहाँ पे आप लोग देखिए सवाल में जो है कोण को जो है क्रम से लिखा हुआ है, तो आप उसी क्रम में लिख सकते हैं दोनों त्रिभुजों को। देखिए ADC यहाँ पे लिखे हैं, BAC लिखे हैं, तो क्रम का ध्यान सवाल भी रखता है, ध्यान रखिए, तो आप लोग उस क्रम को लिख सकते हैं, सवाल के अनुसार भी आप लोग लिख सकते हैं, ध्यान रखिए। यहाँ पे दोनों कोण बराबर है और ये बात जो है गिवन में है, यानी कि दिया हुआ है, ध्यान रखिए, तो यहाँ पे गिवन मेंशन हम लोग कर देंगे। और एक जो है यहाँ पे कोण हम लोग C जो है ये बराबर कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोण C क्या करेंगे जी, हम लोग बराबर यहाँ पे कर लेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन, क्या बोलेंगे जी, हम लोग कॉमन बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, दो कोण यहाँ पे क्या हो गया जी, बराबर हो गया, ठीक है, ध्यान रखिए। तो दो कोण बराबर हो गया तो कहेंगे इसको दोनों त्रिभुज का कहेंगे जी, यहाँ पे त्रिभुज ADC समरूप हो जाएगा त्रिभुज BAC के, ठीक है। और इसको हम लोग बोलेंगे AA उपप्रमेय, हम लोग बोलेंगे उपप्रमेय बोलेंगे, क्योंकि AA उपप्रमेय से दोनों का दोनों समरूप हो गया। अगर दोनों त्रिभुजें समरूप हो गई, अगर दोनों त्रिभुजें समरूप हो गई तो इसका मतलब इनके संगत भुजाएं क्या होंगे जी, बराबर, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा जी, बराबर होगा, ठीक है, ध्यान रखिए। तो लिखेंगे अतः
और हम लोग को लाना क्या है इसके बारे में आप लोगों को सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो अतः हम लोग को लाना क्या है इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए, ठीक है। तो यहाँ पे लाना है, देखिए एगो जो है CA जो है रहेगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। तो CA हम लोग को लाना है, तो देखिए एगो हम लोग को CA लाना होगा, ठीक है। तो अगर इधर हम लोग CA रख रहे हैं, ध्यान रखिए, तो इधर क्या रहेगा जी हम लोग का CB रहेगा, ध्यान रखिए। इधर जो है अगर CA है तो यहाँ क्या रहेगा जी CB रहेगा, यानी कि बट्टा में जो है CB रहेगा। जो क्रम यहाँ पे फॉलो करेंगे वही क्रम यहाँ पे भी हम लोग फॉलो करेंगे और अनुपात में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे CA का जो है संगत भुजा कौन होगा जी, CB हो जाएगा। है जो समरूप लिखे हैं ना, ध्यान रखिए क्रम के अनुसार से लिखे थे, ठीक है, ध्यान रखिए। तो इसीलिए है CA का जो है संगत भुजा कौन होगा जी, CB होगा। तो यहाँ पे हम लोग CA का अनुपात में CB लिखे हैं। फर्स्ट और लास्ट, इसमें भी फर्स्ट और लास्ट लिखे हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। अब देखिए हम लोग को देखिए यहाँ पे CA जो है मिल गया एगो ऊपर, ठीक है, ध्यान रखिए। अब एगो हमको देखिए यहाँ पे नीचे भी CA दिख रहा है, और नीचे वाला पता है कि बाद वाले को लिखते हैं, ध्यान रखिए। जैसे CB लिखे थे तो बाद नीचे लिखे थे, ध्यान रखिए, तो ये बाद वाले त्रिभुज का है, ठीक है। तो उस तरह से जो CA है नीचे, ध्यान रखिए बाद वाले त्रिभुज का होगा। तो देखिए CA जो है ध्यान रखिए थर्ड और बीच वाला है, ध्यान रखिए 3 नंबर और बीच वाला यानी कि सेकंड नंबर वाला है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे क्या चीज CA लिखे हैं, ठीक है। तो उसी तरह से इसमें भी 3 नंबर और बीच वाला होगा, यानी कि CD हो जाएगा, ध्यान रखिए ऊपर जो है CD हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। यानी कि हम लोग को CD के बटा में CA लाना होगा, ध्यान रखिए। तो यहाँ से क्या करेंगे जी, समरूप त्रिभुज के संगत भाग से क्या करेंगे, जिसको हम लोग माने कि अनुपात में बराबर कर लेंगे। लेकिन हम लोग का फिर भी जो है जो साबित करना था वो वाला बात नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे CA के बटा में CD लाना है और आ गया है CA के बटा में CB, ठीक है। तो हमें CA के बटा में है CD को लाना होगा। तो करना कुछ नहीं है, बस इसको चेंज कर दीजिए, आपका जो है काम हो गया है, ध्यान रखिए। तो इसलिए देखिए CA और देखिए हाई जो है बट्टा के ऊपर है, तो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो कहाँ जाएगा जी, बट्टा के नीचे जाएगा, ये बात आप लोगों को पता है। तो CD जो है ध्यान रखिए इधर आएगा तो बट्टा के नीचे हो जाएगा। तो हमने क्या किया जी, यहाँ पे CD को बट्टा के नीचे लिख दिया। और जो इधर जो बट्टा के नीचे है CB, वो कहाँ जाएगा जी, उधर जाएगा तो बट्टा के ऊपर हो जाएगा, ध्यान रखिए बट्टा कहाँ जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो CB जो है बट्टा के जो नीचे है बराबर को उधर जाएगा तो बट्टा के ऊपर हो जाएगा, यानी कि CB को हम लोग बट्टा के ऊपर लिखेंगे। अब बट्टा में जो है CA है तो CA हम लोग लिख लेंगे, और यही बात हम लोग को साबित करना था। तो इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ जाना होगा, ध्यान रखिए। बस इसको क्रम को थोड़ा सा चेंज कर देना, क्रम को करें यानी कि यहाँ पे प्लेस जो है स्थान जो है चेंज कर देना होगा, और उसका आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग लिख करके क्या कर देंगे जी, प्रूव्ड लिख देंगे, तो आपका जो है 2 अंक आ जाएगा। और ये सवाल जो है बनाने लायक है, परीक्षा में आप इसको जरूर बनाएंगे, क्योंकि देखिए बहुत कम समय में विद इन 1 मिनट में आप लोग क्या कर सकते हैं जी, बना सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट के अंदर आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम आपको लग जाएगा तो 2 मिनट लग जाएगा, 2.5 मिनट लग जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाता है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा अगर परीक्षा में पूछता है तो, ठीक है। तो 9 नंबर सवाल हो गया। अब चलते हैं हम लोग 10 नंबर सवाल पे, और यहाँ पे देखिए 10 नंबर जो सवाल कर रहा है कि त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग किए बिना, ठीक है, यानी कि त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग नहीं करना है। त्रिकोणमितीय सारणी किसको बोलता है, जैसे आप लोग जो है साइन 45 का मान याद रखे होंगे, साइन 60 का मान याद रखे होंगे, साइन 90 का मान याद रखे होंगे। तो उसके लिए देखिएगा वो टेबल दिया होगा, ध्यान रखिएगा वो सारणी दिया होगा, उसी सारणी का आपको प्रयोग नहीं करना है, ध्यान रखिए। और ऐसे ही प्रयोग कैसे कीजिएगा, यहाँ पे 50 डिग्री 40 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री दिया है, तो आप तो इसका मान लिखे नहीं है, ना ही इसका मान जो है आपने याद किया है, क्योंकि आपने जो याद किया वो 0 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, 45 का है, 60 का है, 90 का है, ये सब जो है आप कौन का मान याद किए हैं। 40 50 12 13 का ये सब थोड़ी नहीं याद किया है, ध्यान रखिए। तो इसका जो है ऐसे भी हम लोग अनेक चीज उस सारणी का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर ये बात नहीं भी कहता तो अब भी हम लोग उस सारणी का प्रयोग नहीं कर सकते थे, ठीक है, ध्यान रखिए। फिर भी आपको क्या करना है जी, इसका मान ज्ञात करना है, जो बात दिया है इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो आप लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सबसे पहले सॉल्यूशन हम लोग को लिख लेना होगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे जी, लिख लेंगे, ठीक है। उसको जो दिया है उस मैंने दिया करें, जिसको सॉल्व करना है उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे सॉल्व करने वाले बात को लिख लेते हैं। देखिए साइन 50 डिग्री है, तो यहाँ पे साइन 50 डिग्री हम लोग लिख लेंगे, और बटा में जो है कॉस 40 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉस 40 डिग्री हम लोग लिख लेंगे। प्लस है तो प्लस का साइन लगाएंगे, कॉसेक 40 डिग्री है तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉसेक क्या करेंगे जी 40 डिग्री हम लोग लिख लेंगे। और देखिए यहाँ पे सेक 50 डिग्री है तो हम लोग क्या करेंगे जी सेक 50 डिग्री हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। और माइनस में देखिए 4 है, कॉस 50 डिग्री है तो यहाँ पे क्या करेंगे जी हम लोग कॉस 50 डिग्री हम लोग लिख लेंगे। और इंटू में है कॉसेक 40 डिग्री तो हम लोग साथ में हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कॉसेक 40 डिग्री भी लिख लेंगे। अब यहाँ पे आप लोग को जब ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे थे तो एक चीज आपको हम जरूर बताए हैं, देखिए त्रिकोणमिति का जो ऑब्जेक्टिव है 4 गो पार्ट में हमने पढ़ा है, 207 गो ऑब्जेक्टिव
चैप्टर का पढ़ाए थे, ध्यान रखिए। अगर आपने उस सब वीडियो को नहीं देखा ना तो प्लीज जा करके देखिएगा, आपको जो है मैथ के ऑब्जेक्टिव वाले प्लेलिस्ट में जरूर वो सब वीडियो मिल जाएंगे। हर एक चैप्टर का हमने वीडियो अपलोड कर रखा है, एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करके रखे हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। तो आप जा करके उस चैप्टर के वीडियोस को जरूर देखिएगा। और वहां पे हम एक चीज बहुत बारीकी से सॉल्व कर रहे थे। उसमें क्या सॉल्व कर रहे थे, देखिए यहाँ पे जो है 50 और 40 जो है एक दूसरे के यहाँ पे पूरक कोण है, ठीक है, ध्यान रखिए। एक दूसरे का एक पूरक कोण है, यानी कि कंप्लीमेंट्री एंगल है, ध्यान रखिए। तो 50 और 40 को जोड़ते हैं तो 90 आता है, यानी कि जरूर इसमें कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। यहां भी देख रहे हैं 40 और 50 आता है, तो यहां भी कहा कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, कंप्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण तो है, ठीक है। यहां भी देख रहे हैं 50 और 40 यहां पे दिख रहा है, तो ये भी कंप्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि जरूर या तो ये कटेगा नहीं तो घटेगा, ध्यान रखिए। घटेगा तो 0 हो जाएगा और कटेगा तो 1 हो जाएगा। ये बात आपको हमने समझाया हुआ था वो त्रिकोणमिति वाले ऑब्जेक्टिव के सेक्शन में, ध्यान रखिए। तो उसी का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे और इसको बनाने का प्रयास करेंगे। अब याद कीजिए, जब हम कटा रहे थे या घटा रहे थे तो दोनों के फंक्शन को हम लोग समान रख रहे थे, यानी कि जैसे ऊपर साइन है तो नीचे भी हम लोग साइन कर रहे थे, या फिर नीचे कॉस है तो ऊपर भी हम लोग कॉस कर रहे थे। कहने का मतलब दोनों को हम लोग समान कर रहे थे। तो चलिए ना समान करते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे समान करेंगे, देखिए। अगर यहाँ पे साइन 50 दिया, हम नीचे कॉस को साइन में बदलने वाले हैं। आप चाहें तो साइन को कॉस में बदल के भी चेंज कर सकते, मैंने कि बता सकते हैं क्या, हम यहाँ पे कॉस को ही बदलने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे साइन जो है 50 डिग्री है, तो हम लोग साइन 50 डिग्री ऊपर लिख लेते हैं। इस कॉस को साइन में बदलेंगे, और आपको पता है कि साइन में बदलने के लिए इसको 90 में से घटाया जाता है, क्योंकि देखिए साइन और कॉस ज्यादा रखिए। देखिए आप लोग सूत्र याद रखे होंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि आप लोग को पता है कि कॉस को साइन में बदलना है तो 90 में से इसके थीटा को घटाना पड़ेगा। तो वही वाला काम कर रहे हैं, कॉस को हम साइन में बदलने के लिए 90 में से इस 40 डिग्री को हम क्या करते हैं जी, घटा लेते हैं, ठीक है। यही वाला काम आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे देखिए कॉसेक जो है 40 डिग्री, हम इसको जैसे का तैसे छोड़ देते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखिए। हमें मतलब है सेक से, ठीक है। और आपको पता है कि सेक जो है कॉसेक में बदलता है, और इसका सूत्र क्या होता है, सेक को जब कॉसेक में बदलते हैं, ध्यान रखिए, तो कॉसेक में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 90 में से इस सेक के साथ जो कोण होता है ना उसको घटा लेते हैं, ध्यान रखिए, क्योंकि इसका भी सूत्र वही होता है। देखिए जो सेक थीटा होता है, ध्यान रखिए, सेक थीटा, ध्यान रखिए, इसका सूत्र क्या होता है जी, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। ई वाला सूत्र आप लोग को पढ़ाया गया है, पढ़े होंगे। अगर आप लोग को ये सब सूत्र नहीं पता है तो हम एक बार फिर से कहते हैं, आप लोग देखिएगा डिस्क्रिप्शन में एक जो है फार्मूला का लिंक दिया होगा, और फार्मूला में जो है त्रिकोणमिति का जो फार्मूला है, ध्यान रखिए, फार्मूला जो त्रिकोणमिति का है उस वीडियो को आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। त्रिकोणमिति के सारे फार्मूला को हमने प्रूफ भी किए हैं और उसको जो है साथ में याद भी करवाए हैं और बताए भी हैं, ठीक है। तो आप जो है अगर उस वीडियो को देख लेते हैं ना तो आपको त्रिकोणमिति के फार्मूला ऐसे ही याद हो जाएंगे बिना आपको याद किए, ठीक है, ध्यान रखिए। तो आप लोग जाकर के जरूर देखिएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 है तो 4 लिखेंगे। कॉस 50 को छोड़िए, यहाँ पे एंगल को सेम कीजिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए, एंगल को सेम कीजिए, ध्यान रखिए। अगर एंगल को सेम कर लेते हैं तो आपका जो है काम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोण जो है अलग अलग है, तो cos 50 को हम लोग cos 50 ही रखने देते हैं, ध्यान रखिए। है कॉसेक को बदलते हैं, और कॉसेक को किस में बदल सकते हैं, तो आप लोग सर सेक में बदल सकते हैं, क्योंकि कॉसेक जो होता है वो सेक में बदलता है, सेक जो है कॉसेक में बदलता है। ये बात आपको पता है, ठीक है, फॉर्मूला आपको बताया गया है। तो कॉसेक को हम लोग सेक में बदल सकते हैं, और सेक में बदलने के लिए हमको 90 डिग्री में से इस 40 डिग्री को घटाना पड़ेगा, ठीक है। जो जिसमें बदलता है बस उसी में चेंज कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए आगे यहाँ पे हो जाएगा साइन 50 डिग्री और बट्टा में देखिए है साइन, और आप ही तो बताइए 90 में से 40 घटाएं तो क्या होगा जीता, आप लोग सर 50 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एंगल समान हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉसेक यहाँ पे 40 डिग्री है, देखिए, तो यहाँ पे कॉसेक हम लोग 40 डिग्री लिख लेंगे ऊपर। नीचे देखिए कॉसेक है तो कॉसेक लिखेंगे, और बउआ बताइए 90 में से इस 50 को घटाएंगे तो क्या होगा, आप लोग कहेंगे सर 40 आ जाएगा, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे भी एंगल हमने समान कर लिया। माइनस कर लेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे। cos 50 डिग्री है तो यहाँ पे cos 50 डिग्री हम लोग लिख लेंगे, ध्यान रखिए, कोई इसमें आपत्ति आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। cos 50 डिग्री लिख लिए। सेक है तो सेक लिख लेंगे, बस यहाँ पे घटाना ही तो है। 90 में से 40 घटेगा तो क्या होगा जी, 50 होगा। देखिए यहाँ पे भी हमने एंगल को समान कर लिया। अच्छा आप चाहे ना तो यहाँ पे देखिए सेक जो है 50 डिग्री है तो 50 ही एंगल रखिए, कॉसेक को जो है सेक में बदल दीजिए, ताकि सबका एंगल जो है 50-50 डिग्री पे ही बदल जाएगा, ठीक है। तो अब सबका एंगल जब समान हो जाता है ना जी,
सूत्र लगाना या फिर कटाना घटाना सब चीज जो है आसान हो जाता है, ध्यान रखिए। तो इसलिए जो आप एंगल को समान करने का भी सोच सकते हैं, और एंगल समान हो जाए तब भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए sin 50 से sin 50 जो है एक बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे एक बार में हम लोग कटा लेंगे। cosec 40 से cosec 40 से यहाँ पे एक बार में कट जाएगा, माने कि दोनों का दोनों सेम है, तो सेम चीज है एक बार में कट जाता है, ध्यान रखिए। माइनस में देखिए 4 है। अब देखिए cos का अपोजिट फंक्शन जो है sec होता है, ध्यान रखिए। तो cos को अगर sec से गुना करते हैं, ध्यान रखिए, तो क्या होगा जी, एक हो जाता है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, 4 गुने 1 लिख लेंगे। ये फॉर्मूला होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। cos थीटा जो होता है गुने sec थीटा होता है, ये गुणनफल जो है 1 आता है। ये फॉर्मूला आपको हमने बताया है, उसी फॉर्मूला वाले वीडियो में, त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला है ना, उस वीडियो में हमने बताया हुआ है, ठीक है। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने उसका लाभ भी लिया है, तो आप लोग जा करके उस फॉर्मूला के वीडियोस को पढ़ सकते हैं। बड़ा ही आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, मस्त क्वेश्चन कर रहे हैं, मस्त वीडियो है, जा करके जरूर देखिएगा। तो इन देखिए यहाँ पे एंगल सेम है, 50-50 डिग्री, यानी कि थीटा एंगल रहे, यानी कि सेम एंगल है, तो दोनों गुणनफल क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। क्योंकि एक दूसरे का होता है जी, एक दूसरे के माने कि व्युत्क्रम होते हैं, उल्टा होता है, अपोजिट फंक्शन होते हैं, ध्यान रखिए। तो देखिए यहाँ पे 1 और 1 जो है जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह तो माइनस लगाएंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा। तो देखिए 2 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा जी, माइनस का 2 हो जाएगा। और इसे बनाने में आपको मुश्किल से टाइम लगेगा, ध्यान रखिए, तो वो 1 मिनट लग सकता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लग सकता है। हम आपको समझा के बना रहे हैं, इसलिए हमको ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है। लेकिन जब इसी सवाल को हम बनाएंगे ना, तो 1 मिनट के अंदर हम बनाकर आपको दे देंगे, ठीक है ना क्या। तो इसलिए आप इस सवाल को परीक्षा में जरूर बनाइए, क्योंकि ये छोटा सा सवाल है लेकिन बनाने लायक है, परीक्षा में आराम से बना सकते हैं। बस इसमें कुछ फॉर्मूला को ध्यान रखना होगा और साथ में थोड़ा सा बुद्धि भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैथ ऐसा चीज है ना कि बुद्धि लगाना ही पड़ता है, बिना बुद्धि लगाए इस मैथ को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ लिए। अब चलते हैं सीधे सीधे 11 नंबर क्वेश्चन पे। और 11 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि के किस मान के लिए बिंदु इतना इतना और इतना संरेख है, ठीक है। यानी कि संरेख होने वाला जो बिंदु है, ध्यान रखिए, इस बिंदु का क्या करना है जी, यहाँ पे संरेख दिया है बिंदु, ध्यान रखिए, इसमें से हमको के का मान निकालना है। और आपको पता है कि जब के का मान निकालना होता है तो याद कीजिए, हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं, ध्यान रखिए, फॉर्मूला यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को जो है 0 कर देते थे, ध्यान रखिएगा। तो उस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और उसी फॉर्मूला का उपयोग करके यहाँ से के का मान निकालेंगे। और आपको हमने ये भी सिखाया था ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन में कि आप जो है के का मान निकालने के लिए हमेशा उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर संरेख दिया है तो हमेशा कहीं भी सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो, बड़ी आसान सा वो सूत्र है और उस सूत्र के हिसाब से आप लोग कर लेते हैं, आराम से इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन, क्योंकि बिना सॉल्यूशन लिखे आप लोग सवाल को सॉल्व मत कीजिएगा। और सॉल्यूशन का स्पेलिंग आप लोग को याद हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग कहेंगे जी सर हमने याद कर लिया है। अब यहाँ पे देखते हैं, लिखेंगे सबसे पहले, मान लेंगे तीनों बिंदु कौन कौन है, ठीक है। माना कि ए देखिए 2,3 कॉमा लगाएंगे हाँ जी, बी जो है दूसरा बिंदु है 4, के हो जाएगा, तो यहाँ पे 4K हो जाएगा, ठीक है। तथा जो बिंदु सी है, यहाँ पे तीसरा बिंदु को हम लोग सी मान रहे, रखिए, ये 6 माइनस में 3 संरेखी है, ठीक है। माना कि ये तीनों बिंदु का है जी संरेखी है, संरेखी क्या है लिख रहे हैं, ध्यान रखिए, हम इसको लिख लेते हैं संरेखी है, क्या है जी, संरेख है चाहे संरेखी है, ध्यान रखिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, यहाँ ठीक है, यहाँ हम लोग का चीज x1 y1 का मान निकालना होगा। देखिए जो पहला बिंदु होता है उसमें का पहला जो होता है वो x का मान होता है, दूसरा जो है y का मान होता है। तो पहला बिंदु का हम लोग x1 और y1 लिखते हैं, ठीक है। तो x1 का मान जो यहाँ पे 2 होगा और y1 का मान जो है 3 हो जाएगा, ठीक है। उसका तो हम लोग लिखेंगे x2 और y2 हम लोग लिखेंगे, ध्यान रखिए। x2 का मान यहाँ पे 4 है और y2 का मान जो है k है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। पहले का x का मान, दूसरा का y का मान होता है, ये आप लोग याद रखिएगा हमेशा से। तीसरा बिंदु जो होगा उसको x3 और y3 में कन्वर्ट करेंगे, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे x3 का मान जो है 6 होगा और y3 का जो मान होगा वो -3 होगा। इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे तीनों बिंदु लिख लिए, देंगे चूंकि तीनों बिंदु संरेखी हैं, ठीक है, चूंकि तीनों बिंदु संरेखी है, तीनों बिंदुएं संरेखी है, ध्यान रखिए, चाहे संरेख है, ठीक है, संरेख का है तो संरेखी लिखेंगे। तो यहाँ पे तीनों बिंदु संरेख है, अतः क्या होगा जी, वो वाला फॉर्मूला आप लोग लिखिए। तो फॉर्मूला क्या होता है जी, x1 इंटू में y2 माइनस में y3 होता है, प्लस x2 इंटू में y3 माइनस में y1 होता है, अब प्लस में x3 इंटू में y1 माइनस में y2 होता है, ध्यान रखिए। और ये जो है सब 0 के बराबर होता है जब संरेख होता है तब। और ये वाला जो है सूत्र आपको हमने कई बार बताया हुआ है, तो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है।
क्योंकि इस सूत्र से आप लोग आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं संरेखीय वाले, जिसमें के का मान ज्ञात करना हो वो वाले। ठीक है, ध्यान रखिए। अब बस यहाँ पे आपको मान बैठाना है, दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए x1 का जो मान है वो 2 है, तो यहाँ पे 2 रख लेंगे। ये देखिए इंटू में देखिए y2 है, तो y2 का मान जो है k है, तो यहाँ पे k रखेंगे। माइनस है तो माइनस कर लेंगे। y3 का मान जो है -3 है, तो देखिए y3 का मान हम लोग क्या करेंगे जी, -3 रख लेंगे। ध्यान रखिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे कैसे जी, 2 इंटू के -3 हो जाएगा। ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हमने मान बैठा लिया, प्लस है तो प्लस रख लेंगे। x2 का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पे x2 का मान हम लोग 4 रख लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। यहाँ पे y3 का मान जो है -3 है, तो y3 का मान हम लोग -3 रखेंगे। माइनस यहाँ पे देखिए y1 का जो मान है वो 3 है, तो यहाँ पे y1 का मान हम लोग 3 रख लेंगे। प्लस में x3 का मान जो है देखिए 6 है, तो यहाँ पे x3 का मान हम लोग 6 रख लेंगे। y1 का जो मान है y1 का मान यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे। अब माइनस है तो माइनस लगाएंगे। y2 का जो मान है वो k है, ध्यान रखिए। y2 का मान क्या है जी, k है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे k लगा लेंगे। ध्यान रखिए, इज इक्वल टू में 0 कर लेंगे। अच्छा, हमें मछला ब्रैकेट दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग चाहें तो यहाँ पे छोटका ब्रैकेट भी दे सकते हैं, ये आपके इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने सबका यहाँ पे मान बैठा लिया, उसको जो है इसको अब सॉल्व करना है, दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू में क्या हो जाएगा, k और माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में देखिए 4 हो जाएगा, -3 और -3 मिलकर जो है माइनस का 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का हम लोग 6 लिख लेंगे प्लस। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या होगा जी, यहाँ पे 6 और 3 है, ध्यान रखिए माइनस में क्या है, तो इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं जी, गुना भी तो कर सकते हैं, लेकिन चलिए अगले स्टेप में करते हैं, इसको उतार लेते हैं। ठीक है, कोई हमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हम लोग केवल इसको उतार ले रहे हैं। आगे वाला जो है स्टेप में गुना करेंगे, माना कि इधर भी गुना करना है और इधर भी गुना करना है, तो दोनों एक साथ करेंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, देखिए 2 में k से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2k हो जाएगा, 2 में 3 से गुना करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। प्लस देखिए प्लस और माइनस जो है माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे, प्लस नहीं लिखेंगे। 4 6 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे 24 लिख लेंगे। प्लस देखिए 6 में 3 से गुना तो 6 3 18 हो जाएगा, और 6 में माइनस के से गुना होता है, यहाँ पे माइनस का 6k यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्लस में 2k और यहाँ पे माइनस में 6k है, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा जी, -6k प्लस 2k जो होगा माइनस का 4k हो जाएगा, क्योंकि देखिए बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा लेते हैं, तो 6 को में से 2 को घटेगा तो 4k बचेगा। ध्यान रखिए, बड़ा वाला का चिन्ह माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे बचा है देखिए प्लस में 6 माइनस में 24, यहाँ पे प्लस में 18 बचा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे प्लस में 6 माइनस में 24 है, यहाँ पे प्लस में 18, तो पहले प्लस वाला को जोड़ लेते हैं। 18 को 6 को कितना होगा जी, 24 को होगा। 18 6 कितना होगा जी, 24 होगा, और 24 में से यहाँ पे क्या घटेगा जी, 24 घट जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हम क्या हो जाए, तीनों का तीनों है मिलके जो है 0 हो जा रहा है, तो इधर अब कुछ बच नहीं रहा है। ठीक है, तो बराबर में क्या कर देंगे जी, हम यहाँ पे 0 है तो बराबर में 0 लिख लेते हैं, और यहाँ से जो है k का मान हम निकालेंगे, तो k का मान कितना होगा जी, 0 बटा में माइनस का 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है k के गुना -4 है तो बटा के नीचे जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा जी, k का मान जो हो जाएगा 0 में अगर -4 से हम लोग भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा जी, a 0 ही हो जाएगा। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं जी, बना सकते हैं। k का मान हमारा कितना आ गया जी, 0 आ गया, और यही क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। आप लोग इस तरह से बना करके छोड़ दीजिएगा, 2 में 2 अंक आ जाएगा। और हम वापस से फिर से कह रहे हैं कि आपको ऐसे सवाल जरूर बनाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सवाल जो है 1 से 2 मिनट के अंदर में बन जाएंगे, और आपको 2 में 2 अंक दे करके जाएंगे। इसमें ज्यादा भाषा वसा कुछ भी नहीं है, तो इस टाइप के सवाल आपको जरूर बनाने होंगे। बस आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप लोग बना सकते हैं, नहीं फॉर्मूला याद है तो थोड़ा सा मुश्किल आपको झेलना पड़ सकता है, क्योंकि ये सबसे आसान सा तरीका होता है k का मान निकालने के लिए, इसलिए हम लोग बताते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम सीधे सीधे 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर सवाल क्या कहता है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे सॉल्यूशन। क्या लिख लेंगे जी, हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेंगे। ये कह रहा है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक जीत आने की प्रायिकता क्या है। यहाँ पे प्रायिकता ज्ञात करना है आपको, जबकि एक सिक्का को 2 बार उछाला जाता है, जब 2 बार उछालेंगे तो टोटल परिणाम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप लोग को पता है। ठीक है, तो इस बात को लिखेंगे कैसे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लिखेंगे जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, 2 बार उछाला जाता है, इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो कुल परिणामों की संख्या
हम लोग करेंगे यहाँ पे कुल परिणामों की संख्या लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें परिणाम कौन चाहिए जी, हो सकता है कि दोनों पर क्या आ जाए जी, हेड आ जाए, ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि एक ऊपर हेड आया, दूसरा वाला पर जो है तेल आए। ये भी हो सकता है कि पहला वाला पर तेल आए, दूसरा वाला पर हेड आ जाए। ये भी हो सकता है कि दोनों पर जो है तेल आ जाए, ध्यान रखिए। तो ये टोटल 4 परिणाम बन सकते हैं। कितने परिणाम बन सकते हैं जी, 4 परिणाम बन सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि कम से कम एक चित आना चाहिए, ठीक है, कम से कम एक चित आना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिए। तो आप लिखेंगे कम से कम एक चित आने का परिणामों का संख्या, ठीक है, लिखेंगे कम से कम एक चित आने का परिणाम, ठीक है। कौन कौन है जी जिसमें कम से कम एक चित आ रहा है, ठीक है। एक चित माने एक हेड कम से कम आ रहा है। देखिए तो यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे भी देखिए 2 हेड है, तो कम से कम तो एक हेड तो आ ही रहा है। दूसरा वाला में भी एक हेड है और तीसरा वाला में भी एक हेड है। इसमें कोई हेड यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो कम से कम जो है देखिए, अगर कम से कम चित 3 आने का जो है संभावना कौन कौन है जी, तो यहाँ तो या तो दोनों का दोनों हेड हो सकता है, या फिर एक हेड और एक तेल हो सकता है, या फिर एक तेल और दूसरा पर जो है हेड आ सकता है, यही जो है चित आ सकता है। तो दोनों पर जो है तेल आया है, यानी कि पट आया, ध्यान रखिएगा। तो इसको जो है हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, यानी कि टोटल जो है यहाँ पे जो है प्रश्न के अकॉर्डिंग कितना परिणाम है जी, 3 परिणाम है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग प्रायिकता निकालेंगे, तो यानी कि P लिखेंगे, P एक चित, ठीक है, ध्यान रखिए, P एक चित लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा जी, तो यहाँ पे देखिए कुल परिणाम नीचे लिखते हैं। कुल परिणाम कितना लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे जी, कुल परिणामों की संख्या हम लोग जो है नीचे लिखेंगे। जो टोटल होता है उसको नीचे लिखते हैं, और जो सवाल में पूछा होता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कम से लिखेंगे एक चित आने की परिणामों की संख्या, एक चित आने की परिणामों की संख्या, एक चित आने की परिणामों की संख्या, यानी कि जो पूछा है, ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे जी, उसको हम लोग लिखेंगे ऊपर, ठीक है, ध्यान रखिए। परिणामों की संख्या हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिए। तो एक चित कम से कम कितना बार आ रहा है जी, 3 बार आ रहा है, और टोटल परिणाम कितना है जी, 4 है। तो टोटल परिणाम कितना होगा जी, 4 होगा। तो हम लोग का यही आंसर रहेगा। और ये सवाल अगर आपसे परीक्षा में पूछता है तो इसको जरूर बनाइएगा, क्योंकि बहुत ही कम समय में आपको जो है 2 अंक दे जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे जो है आप लोग ऐसे सवाल जरूर बनाने का प्रयास कीजिएगा। और प्रायिकता वाला सवाल तो आप लोग बिल्कुल छोड़िएगा मत, क्योंकि बहुत आसान सवाल होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। और प्रायिकता के समय जो है आप लोग और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग गणित के प्लेलिस्ट में चला जाइएगा, वहां से आप लोग प्लेलिस्ट से पूरा का पूरा देख लीजिएगा वीडियो। आपको प्रैक्टिस से समझ जो है जितने भी सवाल हुए वो सारे के सारे सवाल वहां पे सॉल्व किए गए हैं, और आप लोग को बेहद ही आनंद आएगा। जाकर के प्लेलिस्ट से जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे समझते हैं 13 नंबर सवाल, ठीक है। और 13 नंबर सवाल का हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने प्रारंभ करते हैं। 13 नंबर सवाल जो है बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है। और ये आसान हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें आपको देखिए एफ का मान ज्ञात करना, अगर कहता है यहाँ पे माध्य ज्ञात करने भी लिखा होता तो भी आसान होता, ध्यान रखिए। तो इस चैप्टर के भी सवाल जितने भी होंगे उसको छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब सवाल जो है बहुत ही आसानी से बन जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो सबसे पहले आपको इस डाटा के अनुसार जो है आपको एक टेबल ड्रॉ करना है, ध्यान रखिए। तो इस टेबल में क्या ड्रॉ करना होता है थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे हमने ड्रॉ करने स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वर्ग अंतराल को लिखेंगे, ध्यान रखिए। क्या लिखेंगे जी, वर्ग अंतराल को हम लोग लिख लेंगे। हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, पहले से वर्ग अंतराल लिखेंगे। उसका तो हम लोग यहाँ पे बराबरता इसमें लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी, बराबरता लिखेंगे। हम ऊपर से भी एगो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमको आसानी रहे, ठीक है, रखिए। बराबरता लिखेंगे। उसके बाद हम लोग को देखिए क्या चाहिए, मैंने कि वर्ग चिन्ह भी हमको लिखना पड़ेगा। तो रखिए यहाँ पे वर्ग चिन्ह भी हम लोग क्या करेंगे जी, लिख लेंगे एगो कॉलम में, ठीक है। उसके बाद हम लोग को जरूरत पड़ेगा कि वर्ग चिन्ह और बराबरता जो है दोनों गुना करने का जरूरत पड़ेगा। तो एक कॉलम में हम लोग ए भी हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग को टोटल 4 कॉलम की जरूरत पड़ेगी इस सवाल को बनाना है। तो डाटा इसमें बहुत छोटा छोटा है, इसलिए बाकी विधि से नहीं चल रहे, डायरेक्ट मेथड से हम लोग चल रहे हैं, यानी कि प्रत्यक्ष विधि से हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, रखिए। तो यहाँ पे जो है डाटा बहुत आसान दिया है, इसके वजह से हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं, इसको कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिए। हम एक्स्ट्रा लाइन को जो है मिटा रहे हैं, आप लोग कॉपी में मिटाने का जो है इसी मैंने कि नहीं रहेगा व्यवस्था, ठीक है, ध्यान रखिए। तो आप लोग थोड़ा सा सोच समझ के खींचिएगा। अब यहाँ पे हम जो है एक ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, ताकि हम लोग क्या क्या कहाँ कहाँ लिखना है ये हम लोग को पता रहे, ठीक है, ध्यान रखिए। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे जी, इसमें वर्ग अंतराल हम लोग लिखेंगे। तो इस वाले कॉलम में हम लोग वर्ग अंतराल को लिख लेंगे। इसमें हम लोग लिख लेंगे वर्ग चिन्ह को, ठीक है। किसको लिख लेंगे जी, वर्ग चिन्ह को लिखेंगे, जिसको हम लोग एक्स आई से सूचित करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। उसको तो हम लोग इसमें बराबरता लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे जी, बराबरता, ठीक है, ध्यान रखिए, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी एफ से सूचित करते हैं, ध्यान रखिए। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जी, एक्स आई और एफ आई को हम लोग गुना करेंगे। इसको एफ आई मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स आई और एफ आई का करेंगे जी हम लोग गुना कर लेंगे। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं इसमें पहला जो है, ध्यान रखिए,
इसमें हम लोग का जो है यहाँ पे को डाटा दिया है जी, तो आप लोग गिन सकते हैं। देखिए को डाटा दिया है 1 2 3 4 5 को डाटा दिया, तो हम लोग 5 को डाटा का जरूरत पड़ेगा था। इसमें देखिए एक हो जाएगा, इसमें हम लोग का दूसरा हो जाएगा, ध्यान रखिए। इसमें हम लोग का तीसरा यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे चौथा ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और पांचवा के लिए तो बहुत बड़का हो गया, ध्यान रखिएगा। तो हम करें कि यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहे हैं और एक्स्ट्रा जो हो रहा है इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं, क्योंकि इसमें हम लोग जोड़ जाड़ के लिखेंगे जो चीज़ें वो हम लोग यहाँ पे लिख पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ऐसे क्या कीजिएगा जी, एक डाटा जरूर बना लीजिएगा। हमारे पास मिटाने की व्यवस्था है तो हम मिटा ले रहे हैं, आप लोगों से ऐसा व्यवस्था नहीं होगा तो आप लोग थोड़ा सा सोच समझ के खींचिएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 0 से 20 तक ले है, ठीक है, ध्यान रखिए। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे जी, 0 से 20 हम लोग लिख लेंगे, 0 से 20 हो जाएगा। उसको अगला जो है 20 से 40 है, तो हम लोग 20 से 40 हम लोग लिख लेंगे। ये वर्गीकृत आंकड़ा है, ध्यान रखिए। ये 40 से 60 है तो हम लोग 40 से 60 इसमें लिख लेंगे। उसको 60 से 80 है तो हम लोग 60 से 80 यहाँ पे लिख लेंगे। उसका जो है 80 से 100 है तो हम लोग 80 से 100 हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। वर्ग चिन्ह क्या होता है, तो देखिए उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ करके आधा करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। तो वर्ग चिन्ह ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालते हैं क्या करेंगे जी, 20 और 0 को जोड़ेंगे तो 20 होगा, 20 का आधा कितना हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा। तो इसका वर्ग चिन्ह जो है 10 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। उस तरह से इसको भी जोड़िए, 40 से 20 कितना होगा जी, 60 होगा, और 60 का आधा करेंगे तो 30 होगा। देखिए कितना बढ़ रहा है, 20 को बढ़ रहा है, तो इसमें 20 को बढ़ेगा, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। देखिए 60 और 40 100, 100 का आधा 50 हो जाएगा। 80 और 60 कितना होगा, 140, 140 का आधा करेंगे तो 70 हो जाएगा। और 180 जोड़ेंगे तो 180, 180 का आधा करेंगे तो कितना होगा जी, 90 होगा। देखिए 20 को बढ़ रहा है, 10 में 20 जोड़ेंगे तो 30, 30 में 20 जोड़ेंगे तो 50, 50 में 20 जोड़ेंगे तो 70, 70 में 20 जोड़ेंगे तो 90। तो आप लोग चाहे तो 20 जोड़ करके भी आगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बराबरता देखिए दिया है सबका, जैसे 0 से 20 वाले में बराबरता 17 दिया था, 0 से 20 वाले में हम लोग क्या करेंगे जी, बराबरता लिखेंगे यहाँ पे 17, ठीक है। बराबरता कितना लिखेंगे जी, 17 हम लोग लिख लेंगे बराबरता। 20 से 40 वाला में जो है F दिया तो हम लोग क्या करेंगे जी, F लिखेंगे। 40 से 60 वाले में दिया है 32, तो यहाँ पे लिख लेंगे 32, ठीक है, देखिए। 60 से 80 दिया तो 60 से 80 में हम लोग का 24 दिया तो यहाँ पे 24 हम लोग लिख लेंगे। 80 से 100 दिया तो 80 से 100 में कितना दिया, 19 जो दिया है बराबरता, तो यहाँ पर करेंगे जी 19 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डाटा को सजा लेंगे। अब इसमें हम लोग FI और XI को गुना कर लेंगे, ध्यान रखिए, यानी कि दोनों को क्या करते हैं जी, गुना करते हैं प्रत्यक्ष विधि से बनाने के लिए, ठीक है। तो देखिए 17 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप लोग 17 दहिया के 170 होगा, तो यहाँ पे आप लोग 170 लिख लेंगे। 30 में अगर F से गुना करते तो ये हो जाएगा 30 F हो जाएगा, तो आप लोग इसे कर सकते हैं। 32 में 5 से गुना कीजिए, पहले देखिए 0 है तो पहले 0 लगा लीजिए, ठीक है। 32 में 50 से ही गुना करना है हम लोग को, ध्यान रखिए। तो 5 का पार हमको याद है, तो 5 दूना 10 का 0 होगा, हासिल 1 होगा, 5 15 1 16 हो जाएगा। कुल मिलाकर के आपको 32 में 50 से गुना करना है, 160 आएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 0 है तो यहाँ पे 0 लिख लेते हैं पहले, फिर 24 में 7 से गुना कर लेंगे। अक्सर यहाँ पे देखिए 24 में 70 से ही गुना करना, तो पहले 0 है तो 0 लिख लीजिए और फिर 24 में 7 से गुना कर लीजिए। तो 7 चौक 28 का 8 हो जाएगा, हासिल 2 होगा, 7 दूना का 14 2 16 हो जाएगा, तो 1680 हो गया। देखिए 19 में 9 से गुना करेंगे तो 171 होगा, ध्यान रखिएगा। और फिर एक 0 बैठा लेंगे तो यानी कितना हो जाएगा जी, 1710 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं जी, टोटल डाटा को भर सकते हैं, ठीक है। अब आपको एक मैंने डाटा की जरूरत पड़ेगी, देखिए सबको जोड़ना पड़ेगा, ध्यान रखिए। तो योग आपको निकालने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ध्यान रखिए। और योग निकालने के लिए आप लोगों को देखिए यहाँ पे मैंने कि बराबरता का भी योगफल का जरूरत पड़ता है, सिग्मा FI का जरूरत पड़ता है, तो आप लोग इसको भी जोड़ेंगे और साथ में जो है इसको भी जोड़ना पड़ेगा आपको, सिग्मा XI FI का भी जरूरत पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप लोग यहाँ पे सूत्र जानते होंगे, चूंकि माध्य बराबर, अगर डायरेक्ट विधि से आप लोग बनाते हैं तो माध्य जो है X का सूत्र क्या होता है जी, तो आप लोग सर सिग्मा FI XI और बट्टा में जो है सिग्मा FI होता है, ठीक है, ये वाला सूत्र होता है। तो इसमें हमको सिग्मा FI और XI का मान जरूरत पड़ेगा, यानी कि सबको जोड़ना पड़ेगा। और सिग्मा FI का मतलब FI वाले जो है सभी टर्म को हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों टर्म का हम लोग को जरूरत पड़ेगा, तो इसको हम लोग को जोड़ना होगा, ठीक है। देखिए तो जोड़िए, इसको कितना आता है ध्यान से, तो मैंने कि थोड़ा सा बढ़िया से जोड़िएगा, ठीक है। तो देखिए 7 और 2 9 होगा, 9 4 13 होगा, और 13 और 9 कितना होगा जी, तो आप लोग सर 13 9 22 का 2 हो जाता है, तो हासिल यहाँ पे कितना होगा जी, 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे जोड़ते हैं 1 और 3 5, और 5 2 7 और 1 8 7, एक मिनट, 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 1 7 और 2 हासिल होगा कितना जी, 9 हो जाएगा, तो 92 हो जाएगा। और एक वही F है तो क्या करेंगे जी, इसको भी हम लोग यहाँ पे शामिल कर लेंगे, ठीक है, रखिए। तो यहाँ पे F हो गया। चाहे तो आप इस लाइन को थोड़ा सा आगे भी बढ़ा सकते हैं, जैसे एक लाइन था ना मेरे पास, ठीक है, तो वो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे सिग्मा XI और FI का मान यहाँ पे निकालना है, तो ये सबको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जोड़िए 0 0, देखिए F वाला नहीं जुटेगा तो इसको हम छोड़ेंगे, बाद में लिखेंगे, ठीक है। 0 0 0 0 सब जगह 0 है तो क्या करेंगे जी, हम लोग यहाँ पे पहले 0 लिख लेते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके
उसको देखिए 2 नंबर है 7 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 8 है, तो 7 और 8 15 होगा, 1 16 का 6 हो जाएगा, हार्सिल जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, रखिएगा। उसको जो है यहाँ पे 1 है और 1 और यहाँ पे तीसरा नंबर पे 6 है, तो 1 और 6 7 होगा, और 7 और 6 13 होगा, और 13 7 20 आएगा, 21 का 1 हो जाएगा, हार्सिल 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने 4 अंक में जो है देखिए 3 जगह 1 है, ध्यान रखिएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का हार्सिल जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, 2 का हार्सिल जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा, यानी कि 51 60 हो जाएगा, ध्यान रखिए। अब प्लस में जो है 30F है, तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, प्लस में हम लोग 30F को लिख लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हमने सिग्मा XI का मान निकाल लिया और सिग्मा FI का भी मान हमने निकाल लिया। अब इस मान को इस सूत्र में पुट करेंगे तो हम लोग का आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माध्य यहाँ पे 50 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे जी, माध्य का वैल्यू यहाँ पे 50 रख लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे या माध्य का वैल्यू कितना दिया, 50 दिया, तो यहाँ पे करेंगे जी हम लोग 50 रख लेंगे। सिग्मा FI XI का मान जो है हम लोग आया है कितना जी, 51 60 अजोर यहाँ पे 30F यहाँ पे दिया है, तो 30F कर सकते हैं। सिग्मा FI का मान जो है कितना है जी, तो 92 प्लस में F आया, तो यहाँ पे 92 आप प्लस में F हम लोग रख लेंगे। बस इसी को सॉल्व करना है, आपका जो है F का मान आराम से आ जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। तो इसमें क्या करेंगे, पहले तिरछा तिरछी आप लोग गुना करने का प्रयास कीजिए, गुना करेंगे तो आसानी से आप लोग बना पाएंगे। ठीक है, देखिए 50 में 92 से गुना कीजिए, तो 5 दूना के 10 का 0, हार्सिल कितना हो जाएगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर हार्सिल 1 हो जाएगा, 5 9 45 और 1 46 हो जाएगा, यानी कि 460 हो जाएगा, और एक 0 यहाँ पे है तो एक 0 बैठा लेंगे, यानी कि 92 में 50 से गुना करते तो कितना होगा जी, 4600 यहाँ पे आपका हो जाएगा। प्लस 50 में F से गुना करें तो यहाँ पे हो जाएगा 50F हो जाएगा। ठीक है, देखिए इधर क्या बचेगा जी, तो आप लोग सर 51 60 आप प्लस में 30F है आप लोग का यहाँ पे बचेगा। ठीक है, अब F वाले को एक तरफ रखेंगे, अंक वाले को एक तरफ रखेंगे, तो देखिए 50F जो है आप क्या करेंगे जी, ऐसे रख लेंगे, और 30F जो प्लस में है इसको बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 30F हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5160 है और यहाँ पे 4600 है, तो 4600 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 4600 यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए 50F में से 30F घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 20F हो जाएगा, ध्यान रखिए। और इसको इसमें से घटाना था, 0 में से 0 घटेगा तो यहाँ पे 0 होगा, 6 में से 0 घटेगा तो 6 होगा, और देखिए 51 में से 46 घटाना तो कितना होगा जी, 5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 560 हो जाएगा आप लोग का। अब देखिए यहाँ से F का मान निकाल करने के लिए 20 को उधर भेजना पड़ेगा, तो 560 के बटा के नीचे चला जाएगा 20, क्योंकि F के गुना में 20 है, तो यहाँ से F का जो वैल्यू निकलेगा वो कटाएंगे, 0 से 0 कटेगा और 2 से 56 जो है 28 बार में कटेगा, तो F का मान हम लोग का हो जाएगा जी 28 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा गुना भाग करना पड़ता है, लेकिन सवाल बड़ी आसान होता है, बहुत कम समय में बन जाता है। आपको हम समझाने के लिए वैसे छोटा छोटा गुना भी आपके सामने हमने किए, चाहे जोड़ना घटाना भी आपके सामने किए, वरना इसको बनाने में मुझे जो समय लगेगा वो 2 से 2.5 मिनट के अंदर में इसको हम रगेद के हटा देंगे। ठीक है, देखिए तो ये सवाल इतना आसान होता है कि 2 से 2.5 मिनट में सवाल जो है बन जाता है। भले देखने में लग रहा है कि बड़ा सा है, लेकिन इतना ज्यादा टाइम नहीं लेता है सवाल, ध्यान रखिएगा। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत जल्दी बना सकते हैं। तो ये माध्य माध्यक बहुलक वाले सवाल कम से कम नहीं छोड़ें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रायिकता वाला सवाल को भी मत छोड़िएगा। पहला चैप्टर से जो है अगर सवाल आ जाए तो उसको भी नहीं छोड़ना है, ध्यान रखिएगा। लेकिन लंबा लंबा अगर आता है तो उसको छोड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। 5वें चैप्टर से भी सवाल आता है तो उसको छोड़ने का प्रयास ना करें, क्योंकि वो भी बने कि बहुत कम समय में जो है बन जाता है। 7वां चैप्टर का भी सवाल बहुत कम समय में बन जाता है। तो ऐसे से सवालों को जो है आप लोग छोड़ने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। वो सब सवाल को बनाए ही बनाए, और आसान भी वो सब सवाल होते हैं, ध्यान रखिए। तो इसीलिए आपसे हम बार बार कह रहे हैं कि जो सवाल बनाने योग्य है परीक्षा में उसको जरूर बनाइएगा, जो छोड़ने योग्य है, ध्यान रखिए, उसको जरूर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग ऐसे पूरा का पूरा बनाते हैं तो आपको 2 अंक पक्का मिलेंगे। तो आपको जो है अगर 2 अंक लेना है तो आप लोग ऐसे सवाल को सॉल्व किया करें, आपके लिए बेहद ही आनंददायी होने वाला है। ठीक है, चलिए अब 13 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं 14 नंबर सवाल पे। और 14 नंबर सवाल देखिए बहुत ही आसान है। अगर ये सवाल परीक्षा में मिल जाता है ना जी, तो इसको पटक दीजिएगा, सीधे सीधे उठा के पटक देना है, क्योंकि ये सवाल इतना आसान है कि आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी झंझट के। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं, उसके बाद सवाल को ढंग से पढ़ेंगे ताकि सवाल को बनाना आसान हो जाए। ठीक है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। यानी एक वृत्त का त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है, दूसरा वृत्त का त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। जो सवाल में दिया होता है उसे लिख लेने का प्रयास करें, तो हम लोग लिख लेते हैं। चलिए सवाल पहले पढ़ ही लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं। ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि
इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। यानी कि सवाल तो यहीं पे सॉल्व कर दिया, हाई वाला जो लाइन दिया ना जी, यहीं पे सवाल ही सॉल्व कर दिया है। ठीक है, इसमें स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इन दोनों वृत्त से जो परिधि का मान निकलेगा उन दोनों को जोड़िएगा तो उतना माने कि उतना ही परिधि के बराबर एक अन्य वृत्त यहाँ पे आपको खींचना ध्यान रखिए, जिसका त्रिज्या आपको बताना कि त्रिज्या कितना होगा ध्यान रखिएगा। तो यानी कि आपको जो है सिंपल से इतना कह रहा है, ध्यान रखिएगा। एक ऐसा वृत्त लीजिए जिसका त्रिज्या, ध्यान रखिएगा, एक ऐसा वृत्त लीजिए जिसका परिधि है दोनों वृत्त के परिधियों के योगफल के बराबर हो। ठीक है, तो जो वृत्त आपने दिया है ना नया वाला, उसका त्रिज्या आपको ज्ञात करके देना है। सिंपल सा सवाल है, आसान सवाल है। चलिए बताते हैं कैसे बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। माना कि ठीक है, माना कि दो वृत्त, चाहे यहाँ पे बड़ी वृत्त छोटी वृत्त कर लेगा, चाहे छोटी वृत्त नहीं छोड़िए, दो वृत्तों की त्रिज्याएं, ऐसे ही लिख लेते हैं, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः कैसे जी, हम लोग R1 मान रहे हैं कितना जी 19 सेंटीमीटर, तथा R2 मान रहे हैं हम लोग कितना जी 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, ध्यान रखिए, हमने R1 और R2 यहां से हमने मान लिया। ठीक है, ध्यान रखिए। लिखेंगे अब लिखेंगे प्रश्न से, किसे चलेंगे जी, प्रश्न से। नए वृत्त की परिधि बराबर क्या होगी जी, दोनों छोटे वृत्तों की परिधि, ध्यान रखिए, दोनों छोटे वृत्तों की परिधियों का योग, छोटे वृत्तों के परिधियों का योग। ठीक है, ध्यान रखिए, यानी कि दोनों वृत्तों के परिधियों का योग है, वही जो है नया वृत्त का परिधि है, ध्यान रखिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, मान लेते हैं। एक काम और क्या करेंगे जी, मान लेंगे। माना नए वृत्त की परिधि, ध्यान रखिए, वृत्त की परिधि, क्या चीज जी, नए वृत्त की परिधि कितना मान लेंगे जी, तो आप लोग मान लीजिएगा बड़का R सेंटीमीटर मान लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, फॉर्मूला के अनुसार सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2πr होता है, और जो नयका वृत्त है उसका हम लोग त्रिज्या का माना है जी बड़का R माना, तो क्या करेंगे जी बड़का R हम लोग लिखेंगे। दोनों छोटे वृत्तों के परिधियों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए, पहला जो वृत्त का परिधि होगा वो होगा 2πr1 हो जाएगा, क्योंकि पहला वृत्त का जो है हमने R1 त्रिज्या माना है। ठीक है, ध्यान रखिए, यहाँ पे त्रिज्या का जो पे R1 करेंगे, 2πr सूत्र होता है परिधि का, ध्यान रखिए। उसका दूसरा जो वृत्त का परिधि होगा उसको क्या करेंगे जी, हम लोग 2π और R2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दूसरा वृत्त का जो त्रिज्या है वो R2 हमने माना हुआ, तो यहाँ पे R2 लिख लेंगे। बस यही सवाल है। यहाँ से देखिए क्या होगा जी, 2πr जो है, ध्यान रखिए, यहाँ पे 2π कॉमन है, तो हम लोग 2π यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, तो बचेगा यहाँ पे R1। जब 2π निकल जाएगा तो कॉमन क्या होगा जी, यहाँ पे R1 बचेगा, प्लस यहाँ से भी 2π आप लोग कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा जी, R2 बचेगा। तो ध्यान रखिए, तो यहाँ पे R2 हम लोग लिख लेंगे। 2π से 2π ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, तो ध्यान रखिए यहाँ पे R का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा जी, R1 प्लस में R2 के बराबर होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। अब यहाँ से आप लोग करेंगे जी R1 का मान रखेंगे, तो R1 का मान 19 है, तो यहाँ पे 19 लिख लेंगे। ठीक है, और R2 का मान जो है यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे। तो इसलिए आपको जो है बड़का जो वृत्त, जो नयका वृत्त आया, ध्यान रखिएगा, उसका जो परिधि करा त्रिज्या होगा कितना होगा जी 19, और 9 जोड़ेंगे कितना होगा जी, 19 में 9 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। 9 9 18 और एक और हरसिलवा जो है 2 हो जाएगा, तो 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इस सवाल को हमने ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, और यहाँ पे सब्जेक्टिव में भी अभी डिस्कस हमने कर दिया। ठीक है, तो आप लोग ऐसे बनाइएगा तो आपको 2 अंक आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। तो आप लोग को बस ऐसे ही सॉल्व करना है, दूसरा कोई भी तरीका अपनाने की जरूरत नहीं है। तो 14 नंबर का जो यहाँ पे 28 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, और ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। इस सवाल को जरूर परीक्षा में बनाइएगा, बनाने में 1 मिनट से भी कम समय लगेगा इतना दूर सॉल्व करने में। ठीक है, इतना आसान ये सवाल है। तो 14 नंबर बन गया। अब चलते हैं सीधे सीधे 15 नंबर सवाल पे। और 15 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि किसी घन का एक विकर्ण इतना सेंटीमीटर है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना करें। अब देखिए, सवाल थोड़ा सा लंबा बनेगा लेकिन है बहुत आसान। सवाल थोड़ा सा लंबा बनेगा लेकिन है बहुत आसान। लेकिन ये सवाल आप तभी बना सकते हैं जब आपको इसमें का 2 सूत्र याद होगा तब, या फिर इसके पीछे का कंसेप्ट याद होगा तब जाके आप बना सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। जैसे इसमें जो है घन का विकर्ण का एक सूत्र लगेगा, और दूसरा यहाँ पे घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा। अगर दोनों सूत्र याद है तो बधाई हो, आप इस सवाल को बहुत ही आसानी से एकदम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे सवाल को सॉल्व करना है इसको हम लोग सिखाते हैं। ठीक है, रखिए। तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। घन का विकर्ण का जो मैंने कितना 9√3 दिया, तो लिखेंगे चूंकि घन का विकर्ण, घना का है लिख रहे हैं बबुआ, घन लिखना चाहिए हमें। तो लिखेंगे यहाँ पे घन का विकर्ण, क्या लिखेंगे जी,
घन का विकर्ण इज इक्वल टू कितना है जी 9√3 सेंटीमीटर है। अब घन का विकर्ण जो होता है ध्यान रखिए, विकर्ण इसका सूत्र होता है √3a होता है ध्यान रखिए। तो √3a का वैल्यू कितना जी 9√3 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे जहाँ a घन का किनारा है, ध्यान रखिए a क्या है, जो a माने है ना वो घन का किनारा है, घन का किनारा है, ध्यान रखिए आप लोग इस घन का किनारा है यहाँ पे मान लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए आपको a का मान पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके आप कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का गणना कर सकते हैं, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए 9√3 है और देखिए a के गुना में √3 है तो ये जाएगा बटा के नीचे। तो यहाँ से देखिए a का वैल्यू कितना होगा जी √3 से √3 गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे a का वैल्यू जो है 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि क्या होगा जी इस घन के विकर्ण का एक क्या होगा जी किनारा, घन का जो है किनारा होगा, ध्यान रखिए क्या होगा जी घन का किनारा होगा। तब यहाँ से आप लोग याद करेंगे घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो लिखेंगे अब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र आप लोगों को याद रहना चाहिए 6a² होता है, 6a² होता है, या फिर समझिए कि वर्ग का क्षेत्रफल का 6 गुना होता है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये सब सूत्र अगर आपको याद है ना तो आप आसानी से बना सकते हैं, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी इस बारे में, ध्यान रखिए ये सवाल बहुत आसान होता है। तो 6 यहाँ पे लिख लेंगे, a का मान यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे 6 रखेंगे और 9 का स्क्वायर जो होता है 81 होता है। अब 81 में 6 से गुना करना है तो 6 एकम 6 होगा और 8 छक 48 होगा, तो यहाँ पे 486 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं, बड़ा ही आसान सा सवाल होता है और ऐसे सवालों को आप लोग को सॉल्व जरूर करना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिए। अब यहाँ पे 15 नंबर सवाल बन गया, तो अब चलते हैं सीधे से 16 नंबर सवाल पे। और ये भी आसान सवाल है क्योंकि ये प्रायिकता वाला सवाल है, और जब आपको पता है कि प्रायिकता वाले सवाल बहुत ही अच्छे सवाल होते हैं, छोटे समय बन जाते हैं, कम समय बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर ये भी सवाल परीक्षा में पूछता है तो आप जो है जरूर बनाने का प्रयास कर सकते हैं, आसानी से बन जाएगा। कह रहा है कि एक बक्से में 3 नीली 2 सफेद 4 लाल गेंदे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुल गेंद जो है निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रायिकता में आपको पता है कि बट्टा के नीचे कुल को लिखना ही पड़ेगा, तो टोटल पहले निकाल लीजिए, ठीक है। देखेंगे कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंद की संख्या, ठीक है। तो कुल गेंद की संख्या कितना है, तो 3 को नीला है, 3 को नीला, अब प्लस में 2 को सफेद है, ध्यान रखिएगा, और प्लस में 4 गो लाल है, ध्यान रखिएगा। तो कितना हो जाएगा टोटल गेंद, 3 और 2 5 और 4 9 गो गेंद हो जाएगा टोटल। तो 9 गो गेंद यहाँ पे टोटल हो गया। कह रहा कि इनमें से एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है, यानी कि बिना देख ले जो है क्या करते हैं जी आप जो है उसमें से एक गेंद निकाल लेते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस गेंद के नीली होने की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो नीली होने का प्रायिकता ज्ञात करना है तो आपको नीला गेंद का संख्या पता होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लिखेंगे तथा नीली गेंद की संख्या, नीली गेंद की संख्या, गेंद की संख्या इज इक्वल टू कितना है, तो नीला जो है 3 को है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 हो जाएगा, ध्यान रखिए। अब जो सवाल में पूछा है बस वही निकालना है, तो आपको कहेंगे जी P यहाँ पे नीला गेंद लिखेंगे, ध्यान रखिए, यानी कि नीला गेंद का जो है प्रायिकता, P नीला गेंद मतलब क्या जी नीला गेंद का यहाँ पे प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखेंगे टोटल जो है नीचे होता है, तो कुल गेंद जो है यहाँ पे कुल गेंद को जो है नीचे लिखेंगे, और यहाँ पे नीला गेंद का जो संख्या होगा, ध्यान रखिए नीला गेंद का जो संख्या होगा, नीला गेंद की संख्या, ठीक है, ध्यान रखिए उसको ऊपर लिखेंगे और कुल गेंद की संख्या जो है उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिए। तो नीला गेंद का होगा जी, तो नीला गेंद यहाँ पे 3 गो है और टोटल को गेंद है, तो टोटल यहाँ पे 9 गेंद है, कटेगा तो कितना होगा जी 1/3 हो जाएगा, 3 से 9 बार 9 जो है 3 बार में कट जाएगा, ध्यान रखिए। तो 1/3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और ये बेहद ही आसान सा खूबसूरत सा सवाल है जो कि आपको 1 मिनट के अंदर जो है सॉल्व हो जाएगा, और ऐसे सवाल को बिल्कुल ही परीक्षा में मत छोड़िएगा, क्योंकि प्रायिकता वाले सवाल बहुत ही आसान होते हैं। और एक बार फिर से कह रहे हैं आप लोग गणित के प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां से आप लोग जो है इसके ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो में पहुंच जाइएगा, और वहां से 15 चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही आसान सा ऑब्जेक्टिव का जो है वीडियो बनाकर रखे हुए हैं, उसमें हर एक कंसेप्ट भी बताया है जो कि आपके फायदे का चीज है, ठीक है। तो 16 नंबर हो गया। अब चलते हैं सीधे सीधे 17 नंबर सवाल पे। यहाँ पे 17 नंबर सवाल में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 1032 का मसा ज्ञात करना है, कि HCF आपको ज्ञात करना है, ध्यान रखिए। और ये सवाल जो है बेहद ही आसान सा खूबसूरत सा सवाल होता है। तो ऐसे सवाल अगर आपको मिल जाते हैं, पहला चैप्टर से संबंधित सवाल है, तो ऐसे सवाल भी आपको परीक्षा में छोड़ने नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सॉल्यूशन, हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं जी सॉल्यूशन हम लोग लिख लेंगे, ध्यान रखिए। अब सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या करेंगे जी, देखिए इसमें सबसे पहले बड़ा कौन है छोटा कौन है इसको दिखाना पड़ेगा।
तो यहाँ पे देखिए 272 और यहाँ पे 1032 में हम पा रहे हैं कि 1032 जो है बड़का है, 272 छोटा है। यानी कि जिधर छोटा रहेगा उधर टोटी बना देंगे, इधर टोटी उधर छोटी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे टोटी इधर बना देंगे छोटका की तरफ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो ए वाला जो है आपने लिख लिया। अब आपको जो है एक जरूरत पड़ेगा रफ का, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रफ का जो है यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। अब जो छोटा रहता है उससे क्या करेंगे जी, हम लोग भाग देंगे बड़का में, ठीक है। इधर हम लोग रफ कर रहे हैं, दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो बिना रफ किए भी बना सकते हैं, अगर आपका दिमाग जो है बुद्धि तेज है तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1032 में क्या करेंगे, छोटका से भाग देंगे, छोटका से बड़का में भाग देना होता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 × 5 = 10 होगा, लेकिन यहाँ पे अगर 72 में 5 से तो ज्यादा हो जाएगा, 32 से ज्यादा हो जाएगा। तो 5 बार नहीं लेके जाएंगे हम लोग, 4 बार लेके जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिए। तो 4 से 2 में गुना होता है, 4 दूना के 8 होगा। 7 में 4 से गुना 7 चौका 28 होगा। तो यहाँ पे 28 का 8 हासिल 2 हो जाएगा। 4 दूना के 10 और 2 12 हो जाएगा। 4 दूना के 8 और 2 10 न होगा जी, ध्यान रखिएगा। तब भी जो है बड़का हो जा रहा है, कैसे हो जाएगा जी, 2 चौका 8 का 8 हो जाएगा। 7 चौका 28 का 8 हासिल 2 हो जाएगा। 4 दूना के 8 और 2 10 हो जाएगा। तब भी 1032 से बड़का हो जा रहा है। तो यहाँ पे 4 बार भी हम लोग नहीं लेके जा सकते हैं, तो हम लोग कितना बार लेके जाएंगे जी, 3 बार लेकर के जाएंगे, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे 3 बार लेके जाना पड़ेगा। 3 दूना के 6 होगा। 7 3 का 21 और 21 का 1 हासिल 2 हो जाएगा। और 3 दूना के 6 और 2 8 हो जाएगा। यानी कि 816 यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 बार गया, घटाएंगे इसको, तो 12 में से 6 घटे तो 6 बचेगा। 2 में से 1 घटेगा तो देखिए यहाँ पे कितना होगा जी, 1 बचेगा। और 10 में से 8 घटे तो यहाँ पे 2 बचेगा, यानी कि 216 बचा है। तो हम लोग करेंगे जी, लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे कैसे जी, अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन, ठीक है, जो कहा होगा वही हम लोग प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिए, वही लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, प्रयोग करने पर, ठीक है, हम लोग प्रयोग करेंगे तो क्या पाएंगे जी, तो हम लोग पाएंगे कि जो 1032 है, इसे अगर प्राप्त करना है तो आपको पता है कि बीच वाले को प्राप्त करने के लिए दोनों ही साइड वाले गुना करते हैं और साथ में इसको जोड़ते हैं, ठीक है। और इस बात को हमने सब्जेक्टिव वाले वीडियो में चैप्टर 1 जो है उसमें हमने बहुत अच्छे ढंग से बहुत टाइम लेकर के समझाया हुआ था। अगर आपको ये बात पता नहीं है तो जा करके सब्जेक्टिव वाला वीडियो को जरूर देखिएगा। 3 से 4 घंटे में हमने खत्म कर दिया पूरा का पूरा पहला चैप्टर का टोटल इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमने खत्म कर दिया है। तो आप जाकर के उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखिए 1032 है, तो यहाँ पे 1032 जो है लिख लेते हैं। और 272 में यहाँ पे 3 से गुना करेंगे। देखिए क्या चीज, भाजक और भागफल में हम लोग गुना करते हैं, तो 272 को हम लोग 3 से गुना करेंगे और शेषफल यहाँ पे 216 था, तो शेषफल को यहाँ पे जोड़ लेंगे। लिखेंगे यहाँ पे शेषफल जो है 0 के बराबर नहीं है, यानी कि r इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ध्यान रखिए। क्योंकि शेषफल यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे जी, आगे स्टेप करेंगे, ध्यान रखिए। तो ये स्टेप हम लोग का 1 था, ध्यान रखिए। अब यहाँ पे करेंगे कौन सी जी, हम लोग स्टेप 2 करेंगे, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हम लोग का स्टेप 2 होने वाला है। अब स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे जी, देखिए जो शेषफल आया है ना जी, उससे जो भाजक था ना, ध्यान रखिए, जो भाजक था उसमें हम लोग को भाग देना था। 272 भाजक था, तो 272 में हम लोग 216 से भाग दें, तो एक बार में जाएगा, ध्यान रखिए। तो 216 एकम 216 का घटेंगे तो क्या होगा जी, 12 में से 6 घटे तो यहाँ पे 6 बचेगा। 6 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे 5 बचेगा, एक हार से देता है इसलिए 6 बचेगा। 6 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे 5 बचेगा, तो 56 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 272 अगर आपको प्राप्त करना है, 272 प्राप्त करना है तो क्या करेंगे जी, 216 और 1 को गुना करेंगे, तो 216 और क्या करेंगे जी, 1 को गुना करेंगे। और यहाँ पे शेषफल जो है 56 है, तो यहाँ पे शेषफल 56 को हम लोग जोड़ेंगे। और यहाँ भी देखना है कि r जो है 0 के बराबर नहीं है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, आगे हम लोग तीसरा स्टेप हम लोग करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हम लोग स्टेप 3 अब हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। स्टेप 3 में क्या होगा जी, फिर जो शेषफल बचा है उसी से क्या करना है जी, जो भाजक था, ध्यान रखिए, उसमें हम लोग को भाग देना होगा। तो 216 से हम लोग 216 में क्या करेंगे जी, 56 से हम लोग भाग दे देंगे, ठीक है, ध्यान रखिए। तो 5 चौका 20 होगा, लेकिन 6 चौका 24 होगा, तो यहाँ पे 4 बार में नहीं जा सकता है, 3 बार लेके जाना हम लोग को पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिए। तो 6 3 18 का 8 होगा, हासिल यहाँ पे 1 होगा। अब 5 3 15 और 1 16 हो जाएगा, ध्यान रखिए। घटाएंगे तो कितना होगा जी, 16 में से 8 घटे यहाँ पे 8 होगा, 20 में से 16 घटेगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी कि 216 में से 168 घटाएंगे तो हम लोग का 48 यहाँ पे बचेगा, ठीक है। तो हम लोग स्टेप 3 अगर प्राप्त करना, देखिए तो 216 प्राप्त हम लोग करना होगा। तो 216 हम लोग को प्राप्त करने के लिए हमें 56 और 3 को गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 56 और क्या करेंगे जी, 3 को हम लोग गुना कर लेंगे। और यहाँ पे शेषफल जो 48 है इसको क्या करेंगे जी, हम लोग ऐड कर लेंगे। और यहाँ भी देख रहे हैं कि शेषफल जो है 0 के बराबर नहीं है, तो हम लोग करेंगे जी स्टेप 4 में हम लोग चलेंगे, ध्यान रखिए। तो स्टेप हम लोग का 4 यहाँ पे चलेगा। तो स्टेप 4 में क्या करेंगे जी, जो यहाँ पे 48 आया है इससे हम लोग 56 को भाग देंगे, ध्यान रखिए। तो ये जो है 51 में का चीज एक बार में जाएगा, 48 एकम 48 हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे क्या होगा जी,
48 से कम 48 होता है, देखिए 56 में से 48 घटेगा तो क्या होगा जी, यहाँ पे 8 बचेगा। 56 में से 48 घटेगा तो क्या होगा जी, 8 बचेगा। देखिए 16 में से 8 घटेगा तो 8, 4 में से 4 घटेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टेप 4 में हम पा रहे हैं कि 56 को अगर हमें प्राप्त करना है, बीच वाले को प्राप्त करना है, तो 48 और 1 को गुना करना पड़ेगा। तो 48 और क्या करेंगे जी, 1 को गुना करेंगे और साथ में यहाँ पे शेषफल जो 8 है इसको जोड़ेंगे। यहाँ भी देख लें कि 8 जो है 0 के बराबर नहीं है, तो हम लोग को चलना पड़ेगा स्टेप 5 में चलना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे स्टेप हम लोग 5 अपनाएंगे, ध्यान रखिए। तो स्टेप 5 में क्या होगा जी, जो यहाँ पे शेषफल जो बचा है उससे क्या करेंगे जी, हम लोग जो भाजक था उसमें फिर वापस से भाग देंगे। तो 8 6 48 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कट गया 0 बार में। ठीक है, जब तक ले शेषफल 0 ना आ जाए तब तक ले ये भाग आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, ध्यान रखिए। तो इस तरह से आप लोग भाग जरूर बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 48 हम लोग को प्राप्त करना है, स्टेप 5 में क्या प्राप्त करना है जी, हम लोग को 48 यहाँ से प्राप्त करना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 48 इज इक्वल टू, देखिए 48 प्राप्त करने के लिए हमको दोनों को गुना करना पड़ेगा, 8 और 6 को गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 8 और 6 को गुना करेंगे और यहाँ पे शेषफल जो 0 है यहाँ पे शेषफल 0 लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है चूंकि r जो है अब 0 के बराबर आ गया, ध्यान रखिए। अब यानी कि शेषफल जो है 0 के बराबर आ गया, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः। ठीक है, और तो हम लोग क्या लिखेंगे जी, जो सवाल में कहा था एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इसका। ठीक है, देखिए एचसीएफ किसका जी, तो आप लोग देखेंगे 272 कमा 1032, तो यहाँ पे लिखेंगे 1032। इसका जो है हम लोग को एचसीएफ ज्ञात करना था। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कौन होगा जी, तो जिस समय शेषफल 0 आया रहता है उस समय जिससे भी भाग दिए रहते हैं वही जो है क्या होता है जी, यहाँ पे एचसीएफ हो जाता है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे काची से भाग दिए, 8 से भाग दिए तो क्या होगा जी, यहाँ पे 8 ही हम लोग का यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो यहां से आप लोग ऐसे लिख करके आंसर बना सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन सवाल बिल्कुल आसान है, और आसान सवाल को आप लोग परीक्षा में बिल्कुल ही मत छोड़िएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि बहुत लंबा समय में बनता है और कभी कभी होता है कि 2 ही 3 स्टेप में खत्म हो जाता है। जब 2-3 स्टेप में खत्म हो गया तो समझो कि 1 से 2 मिनट के अंदर में निपट गया। अगर 7-8 मिनट लग रहा है, 7-8 स्टेप लग रहा है, तो ध्यान रखिए उसमें 4 से 5 मिनट के आसपास का आपका टाइम लग सकता है। तो आप लोग जो है देख सकते हैं आपको बनाना है कि छोड़ना है, क्योंकि वहां पे तो डिसाइड नहीं रहता कितना स्टेप में बनने वाला है। ठीक है, तो आप जो है चांस जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल बड़ी आसान होता है, क्योंकि इसका स्टेप बस बढ़ते जाता है। कैलकुलेशन का मेथड जो है मैंने क्या होता है जी, एकदम माने कि इजी रहता है, समान रहता है, सेम रहता है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप लोग ऐसे ऐसे सवाल को छोड़ने का प्रयास ना कीजिएगा, बिल्कुल बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए 17 नंबर सवाल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं 17 के बाद सीधे सीधे 18 नंबर हम लोग सवाल में चलते हैं। उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्र, वक्र पृष्ठ निकालें जिसका व्यास इतना है। वास्तव में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा हुआ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है अर्धगोला का। ठीक है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर आपको याद है तो आप लोग आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमें तो याद है, हम यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है ना उसको लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए लिखेंगे चूंकि अर्धगोले का व्यास, ठीक है, अर्धगोले का व्यास जो है डी कितना है जी, 14 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले इसे त्रिज्या का मान ज्ञात करेंगे, ध्यान रखिए। तो त्रिज्या यहाँ पे आर का मान कितना आ जाएगा जी, तो आपको पता है कि आर का जो मान होता है वो डी का आधा होता है, नहीं कि व्यास का आधा होता है। डी का मान यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आधा करेंगे तो कितना होगा जी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कभी कभी परीक्षा में इसको खाली CSA भी लिख देता है, ध्यान रखिए CSA लिख देता है। तो CSA का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि वापस से हिंदी में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कह देखा चीज अर्धगोले का CSA ज्ञात करें जिसका व्यास जो है इतना है। तो CSA का मतलब आप लोग जरूर याद रखिएगा, CSA का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका सूत्र होता है 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको ये सूत्र नहीं पता है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाइएगा। ठीक है, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद जो है पुराने साल का ध्यान रखिएगा, वो आप लोग ऑब्जेक्टिव मैथ का जो है वीडियो का प्लेलिस्ट खोलिएगा ना जी, पुराना साल का ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव मैथ का जो है वीडियो खोलिएगा, तो उस ऑब्जेक्टिव वाले यानी कि वीडियो वाले सेक्शन में ध्यान रखिएगा, उसमें एक हमने फॉर्मूला 13वां चैप्टर का पूरा का पूरा बताया है। लगभग 45-46 मिनट का वीडियो है जिसमें 13वां चैप्टर का सारे के सारे फॉर्मूला एक जगह बहुत ही आसान तरीका से बताया है, ताकि आपको वीडियो देखने के साथ ही याद हो जाए। तो अगर आप लोग को याद नहीं रहता इस चैप्टर का फॉर्मूला ना जी, तो आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको हम वादा करते हैं कि उस वीडियो को देखने के बाद आप लोग सीधे सीधे कहेंगे सर जी हमको सारा का सारा फॉर्मूला याद है। इस तरीका से हमने बताया हुआ है, उसमें आप लोग मेरा चेहरा भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जाकर के उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 लिख लेंगे। पाई का मान कितना होता है, तो आप लोग सर 22/7 होता है, 22/7 लिख लेंगे। आर का मान देखिए यहाँ पे 7 दिया था, यहाँ पे 7 का स्क्वायर हम लोग कर लेंगे। ठीक है,
अब देखिए इसको गुना करना है, तो दो कैसे होगा गुना में 22/7, यहाँ पे 7 का स्क्वायर का मतलब 2 बार जो है 7 का गुना करेंगे। देखिए ए को 7 से हम लोग करेंगे जी, ए को 7 को कटा लेंगे, ए को 7 से ए को 7 हम लोग का खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से गुना करना है। देखिए तो 22 7 154, 154 में हम लोग को 2 से गुना करना, तो क्या होगा जी 308 सेंटीमीटर